Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are starting with ray optics for class 12 students. पहले मैं इस चैप्टर में 1 घंटा कहानी सुनाता था कि रे किसको बोलते हैं, बीम किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, हम इस चैप्टर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं. बट अब मैंने वो सब कहानी सुनाना बंद कर दिया. सिर्फ वो आपको डायरेक्टली बताता हूँ जो आपके सिलेबस में है. एक और बात, आपके सिलेबस में फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट बहुत सालों से मैंने ये देखा है, रिफ्लेक्शन इतना सा सिलेबस है, ऑलमोस्ट 5% है, उससे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आता. जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी आपको जूनियर क्लासेस से पता है. इसलिए सबसे पहले मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करूंगा. बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट टॉपिक है. आप डायरेक्टली रिफ्रैक्शन से स्टार्ट कर सकते हो. रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग लेंस कवर करेंगे एंड देन हम लोग बैक आएंगे रिफ्लेक्शन में, जो एक छोटा सा पार्ट है उसको कवर कर लेंगे. बस एक ही रूल है, ये एक टीचर डिपेंडेंट चैप्टर है. टीचर डिपेंडेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं भैया? मतलब इसमें एक अच्छे टीचर का रोल है. अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है, अगर आप सिर्फ वो वाले वीडियोस देखते हो जिसमें कोई टीचर आ जाता है स्मार्ट बोर्ड में, सिर्फ पॉइंट्स रीड करके थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करके चले जाते हैं, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल डेवलप नहीं होगा. एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है जो आपको ये चैप्टर बेसिक से फील करा सकता है. हर एक पॉइंट को हमें फील करते चलना पड़ेगा. सो रूल सिर्फ इतना सा है कि आप मेरे साथ साथ इंटरैक्ट करके इस चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा. इंटरैक्शन का मतलब जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऑल्दो मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, आपको मेरे साथ साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. वीडियो को पॉज करके मन ही मन सोचना पड़ेगा एंड देन प्ले करके देखना पड़ेगा कि मैं चैप्टर में क्या बोल रहा हूँ. रूल नंबर 2 इज आपको पेन एंड पेपर के साथ बैठना पड़ेगा. ये कोई मूवी नहीं है कि खाते खाते लेटते लेटते आप लेक्चर्स देख रहे हो. पेन एंड पेपर के साथ आपको मेरे साथ साथ फील करके जो आपने फील किया, जो मैंने बोर्ड में लिखा वो नोट डाउन करके आगे बढ़ना पड़ेगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. जैसे कि आपको पता है अपने भैया का टीचिंग स्टाइल में हर एक चीज टॉपिक वाइज लेके चलता हूँ. जो टॉपिक नंबर 1 मैंने लिया है वो है मास डेंसिटी वर्सेस ऑप्टिकल डेंसिटी. भैया एक बार बताना इस टॉपिक का क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी? हमें तो बचपन से पता है कि डेंसिटी तो एक ही प्रकार का होता है. व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक अलग काइंड का डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है ये? देखिए, आपको जो जूनियर क्लासेस से पता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसको मास डेंसिटी या फिर फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बोलते हैं. भैया क्या मतलब है फिजिकल डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम. बट वो तो फॉर्मूला है, एक बार फील तो करे, एक बार फील तो करे कि फिजिकल डेंसिटी या मास डेंसिटी का मतलब क्या है. फिजिकल डेंसिटी या मास डेंसिटी का मतलब है इट इज अ क्वांटिटी दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट. डेंसिटी किस चीज के बारे में आइडिया देता है? अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग इन अ सब्सटेंस. मतलब अगर किसी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास है, बहुत ज्यादा पास पास है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं. अगर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली फार अपार्ट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लिक्विड्स बोलते हैं. एंड अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फार अपार्ट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? गैसेस बोलते हैं. ये तो हमें बचपन से पता है. सो ये जो मैंने डायग्राम लिया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है एंड दिस इज कॉल्ड सॉलिड्स. Molecules relatively far apart, liquids, and बहुत ज़्यादा far apart, gases. अब mass density किस चीज के बारे में आइडिया देता है? It gives us an idea about the intermolecular packing of a substance. अच्छा भैया, मतलब ये एक ऐसा टर्म है जो हमें ये बताएगा कि मॉलिक्यूल्स पास पास है या मॉलिक्यूल्स दूर दूर है. ये तो समझ में आ गया. बट अब बोलिए कि जिस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल बहुत पास पास है उसका डेंसिटी क्या होगा? उसका डेंसिटी हाई होगा. जी हाँ, हाई डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड लो डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी, अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी हाई है तो क्या मतलब है, एंड अगर किसी सब्सटेंस का मास डेंसिटी लो है तो क्या मतलब है? तो हाई डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. एंड लो डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का डेंसिटी कंपेयर करके बता सकते हो? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया. डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? देखिए, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास पास है. हाई डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स का पास पास होना, तो सबसे ज्यादा है सॉलिड्स, उसके बाद है लिक्विड्स, उसके बाद है गैसेस. सो आउट ऑफ दीज 3 सब्सटेंसेस gases have low density. Low density मतलब molecules are loosely packed. Solids have high density मतलब molecules are closely packed. And density is mass
पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ये तो फॉर्मूला है। एंड फील क्या है डेंसिटी का, मास डेंसिटी का, कि मॉलिक्यूल्स पास पास है या दूर दूर है। इतना आपको फील आ गया, इतना आपको फील आ गया। अब इन दिस चैप्टर हम मास डेंसिटी को बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे। हम कौन सा डेंसिटी स्टडी कर रहे हैं, हम ना बार बार बोलेंगे, आपने सुना होगा टीचर्स को बोलते हुए कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जैसे ही टीचर्स बोलते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम, कुछ स्टूडेंट्स अपने मन में एक पिक्चर बना देते हैं, अच्छा रेयर मीडियम मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर, डेंसर मीडियम मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास। बट ऐसा बिल्कुल गलत थॉट है। टीचर्स जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं इन द चैप्टर रे ऑप्टिक्स, वो मास डेंसिटी नहीं है। वो कौन सा डेंसिटी है, वो एक अलग प्रकार का डेंसिटी है जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता है। तो भैया ऑप्टिकल डेंसिटी किस चीज के बारे में आइडिया देता है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच लाइट इंटरैक्ट्स विद पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अरे लाइट क्या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के साथ इंटरैक्ट करता है क्या? बिल्कुल। देखिए लाइट एक कैसा वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड लाइट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये स्टडी किया होगा। छोड़ो ये सब बातें अगर स्टडी नहीं किया होगा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सेंटर में तो न्यूक्लियस है एंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब चार्जेस है। तो अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज मैं लाइट हूं, मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हूं एंड मैं किसी मीडियम से पास कर रहा हूं, तो क्या मैं मीडियम के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करूंगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूं। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से किसके साथ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो एक बार मेंटल पिक्चर बनाते हैं। लाइट बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके साथ इंटरैक्ट करता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट्स। सो दोस इलेक्ट्रॉन्स, दोस चार्जेस, सो कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो सकते हैं। हमें पता है एक मूविंग चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरैक्ट करेगा मूविंग चार्जेस से या फिर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम से? बिल्कुल इंटरैक्ट करेगा। अब आप सोचो जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा उतना लाइट का स्पीड स्लो होगा या ज्यादा होगा? इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। इसके लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं जो फेमस एक्टर है शाहरुख खान अपने घर से निकलेंगे। अब आप ये बताओ, जब शाहरुख खान जी अपने घर से निकलेंगे तो क्या कुछ फैंस उनका वेट कर रहे होंगे घर के बाहर? बिल्कुल। इतने पॉपुलर मूवी स्टार है, हमेशा कुछ ना कुछ फैंस वेट करेंगे। ओके, सो मान लेते हैं ये फैन नंबर 1, फैन नंबर 2, फैन नंबर, दीज आर पीपल, दीज आर फैंस ऑफ शाहरुख खान। तो यहाँ पे कुछ 5 फैंस उनका वेट कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जब शाहरुख खान जी उनके घर से निकलेंगे, क्या वो एकदम सीधा स्ट्रेट निकल जाएंगे या फिर कुछ फैंस से इंटरैक्ट करते हुए जाएंगे? शाहरुख खान जी इतने हम्बल है, मुझे लगता है कि वो अपने फैन से थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करके जाएंगे। अब देखो, तो जैसे ही शाहरुख खान जी निकले, उन्होंने फैन नंबर 1 के साथ इंटरैक्ट किया, जी आप कैसे हो, क्या करते हो। फैन नंबर 2 के साथ, सारे फोटोग्राफर्स के साथ इंटरैक्ट किया। तो जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, जितना ज्यादा शाहरुख खान जी इंटरैक्ट करेंगे, क्या उनका स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा? मान लेते हैं किसी दिन उन्होंने इंटरैक्ट ही नहीं किया तो एकदम डायरेक्ट निकल गए। अगर नो इंटरैक्शन तो डायरेक्ट निकल गए, मतलब हाई स्पीड में निकल जाएंगे। अगर इंटरैक्ट करते करते निकलेंगे तो क्या उनका स्पीड कम होगा? बिल्कुल। जैसे मैं निकल रहा हूं, मैं अपने घर से निकल रहा हूं, 10 लोग, मेरे 10 दोस्त मिल गए, तो मैं उससे पूछूंगा भाई तू क्या है, तू क्या कर रहा है, कैसा है तू? तो ये जो इंटरैक्शंस है इसमें कुछ टाइम वेस्ट होगा तो स्पीड कम हो जाएगा। उसी तरीके से ये एग्जांपल मिटा रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हो। ऑप्टिकल डेंसिटी किस चीज के बारे में आइडिया देता है? गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच लाइट इंटरैक्ट्स विद पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब आप बताओ ऑप्टिकल डेंसिटी किसी सब्सटेंस का, किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है तो क्या मतलब है, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी लो है तो क्या मतलब है? ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है तो क्या लाइट ने ज्यादा इंटरैक्ट किया या कम इंटरैक्ट किया? ज्यादा इंटरैक्ट किया। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई मतलब मोर इंटरैक्शंस विद पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी लो मतलब लेस इंटरैक्शंस। क्या लाइट दुनिया के सारे मीडियम्स के साथ सेम वे में इंटरैक्ट करेगा? जब लाइट एयर के थ्रू पास करता है तो उतना ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए एयर में लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जब लाइट वाटर के थ्रू पास करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ अच्छा खासा इंटरैक्ट करता है।
इंटरैक्ट ज्यादा करेगा या कम करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये तो उस मीडियम के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अगर मोर इंटरैक्शंस मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी हाई मतलब मोर इंटरैक्शंस, एंड जितने ज्यादा इंटरैक्शंस उतना स्पीड स्लो, ठीक है। एंड ऑप्टिकल डेंसिटी लो मतलब लेस इंटरैक्शंस, जितने कम इंटरैक्शंस उतना स्पीड हाई। सो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे भी मास डेंसिटी के साथ रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं है। मास डेंसिटी तो इंटरमोलिकुलर पैकिंग के बेसिस में डिस्टिंग्विश करता है, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी किस चीज के बारे में आइडिया देता है? इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मोर प्रिसाइसली अबाउट हाउ लाइट इंटरैक्ट्स विद पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इफ लाइट इज इंटरैक्टिंग विद पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है तो स्पीड स्लो है, कम इंटरैक्ट कर रहा है तो स्पीड हाई है। सो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है मतलब हम इसे बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। जितना ज्यादा डेंसर उतना ज्यादा इंटरैक्शंस, जितना ज्यादा डेंसर उतना ज्यादा इंटरैक्शंस। देखिए मैं कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि डेंसर मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, मॉलिक्यूल्स के पास होने दूर होने से कुछ मतलब नहीं है। इंटरैक्ट कितना करेगा, जितना ज्यादा डेंसर उतने ज्यादा इंटरैक्शंस उतना स्पीड स्लो, जितना ज्यादा रेयरर ऑप्टिकल डेंसिटी लो मतलब रेयरर उतने कम इंटरैक्शंस एंड speed is high. So I hope you got a fair idea about what is optical density, what is mass density, and what is the difference between optical density and mass density. So it is my request to you, आगे जाके जब मैं बोलूंगा a ray of light moves from rarer medium to denser medium, आप rarer ये मत सोचना कि rarer मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, denser मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास है। आपको क्या सोचना है? इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी सोचना है। रेयर मतलब बहुत ही कम इंटरैक्शंस, एंड कम इंटरैक्शंस मतलब रेयर मीडियम में स्पीड हाई। डेंसर मतलब बहुत ज्यादा डेंस बहुत ज्यादा इंटरैक्शंस मतलब स्पीड ऑफ लाइट लो। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लो। चलिए मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर एक नोट पॉइंट या फिर इसी नोट पॉइंट को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया? इफ मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, मान लेते सब्सटेंस है ए, अगर उसका मास डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस से कम है, ए का मास डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस बी से कम है, क्या इसका मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए भी बी से कम होना चाहिए? मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी में आपस में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। मास डेंसिटी इज रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर पैकिंग इन अ सब्सटेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। इसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज वी हैव वाटर, ब्लू है पानी, उसके ऊपर हमने क्या डाला है? केरोसिन। केरोसिन। द क्वेश्चन इज विल केरोसिन फ्लोट और सिंक? ये हमें नेचुरली हमने शायद डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि अगर वाटर के ऊपर केरोसिन डालेंगे तो ऊपर एक केरोसिन का लेयर बन जाएगा, मतलब केरोसिन विल फ्लोट, राइट? केरोसिन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, केरोसिन फ्लोट कर रहा है तो अगर मैं मास डेंसिटी कंपेयर करूं, क्या कंपेयर करूं? मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? हम बोल सकते हैं कि केरोसिन का मास डेंसिटी वाटर से कम होगा। ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि केरोसिन फ्लोट करेगा, ऑलराइट। तो इसका मतलब यह है क्या कि केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी भी वाटर से कम होगा। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे पता चलेगा? ऑप्टिकल डेंसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। सो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा? हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर आप कंपेयर करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन का ज्यादा है कंपेयर टू वाटर। केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है मतलब केरोसिन लाइट के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करता है या कम इंटरैक्ट करता है? ज्यादा इंटरैक्ट करता है। इसका सिंपली ये मतलब है केरोसिन इंटरैक्ट्स मोर विथ लाइट। मतलब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करो, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर है। स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगा?
केरोसिन में ज्यादा होगा या वाटर में ज्यादा होगा? आपने अभी बोला कि केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, मतलब केरोसिन लाइट के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट केरोसिन में कम होगा कंपेयर टू वाटर। ये समझ में आ गया आपको? सो द क्वेश्चन इज mass density related with optical density in any way? No. Mass density and optical density have no relation in between each other. So mass density and optical density are completely unrelated. So ये एक मिसकंसेप्शन था जो कि समझाना थोड़ा जरूरी था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी है उसे हम एक मैथमेटिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं एंड उसी मैथमेटिकल क्वांटिटी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस ऑप्टिकल डेंसिटी पूरे एब्स्ट्रैक्ट का नाम है, पूरे टॉपिक का नाम है, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी को मैथमेटिकली मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है उसका एक दूसरा नाम उन्होंने दिया है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इतना आप नोट कर लो, फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, दैट इज द फील ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूं, बट एक बार अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील आ गया, इस जिंदगी में आपको कोई भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक बार आप मेरे साथ साथ एक सिचुएशन को समझते हुए चलिए एंड जो मैं पूछूं वो आप वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए। ऑलराइट, सपोज वी हैव अ बाउंड्री। ये कैसा बाउंड्री है? ये बाउंड्री दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। ऊपर मैंने क्या लिया है? ऊपर मैंने वैक्यूम लिया है। वैक्यूम मतलब कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं है, कंप्लीट एम्प्टी स्पेस है, फ्री स्पेस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज वैक्यूम में क्या ट्रैवल कर रहा है? लाइट। एंड लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करते इस बाउंड्री में स्ट्राइक कर रहा है। ये कैसा बाउंड्री है? ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है। ये लाइट को अलाउ करेगा दूसरे मीडियम में जाने के लिए। एंड यहाँ पे वी हैव सम अदर मीडियम, कोई ना कोई दूसरा मीडियम है। अब आप लोग मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? आप लोग बोलोगे कि स्पीड ऑफ लाइट भैया मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। कहाँ चाहते हो स्पीड ऑफ लाइट? अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है? आप लोग को याद होगा स्पीड ऑफ लाइट का हाईएस्ट वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ होता है? वैक्यूम। जी हाँ, फ्री स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में। वैक्यूम मतलब बिल्कुल फ्री स्पेस, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। अगर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है तो बिल्कुल लाइट किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। वैक्यूम मतलब नो इंटरैक्शंस। अगर कोई भी इंटरैक्शंस नहीं होगा तो क्या स्पीड मैक्सिमम होगा? बिल्कुल। एंड स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम? एंड व्हाई इज इट मैक्सिमम इन वैक्यूम? बिकॉज वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस and light does not have any particle to interact with. If light does not have any particle to interact with, if Shah Rukh Khan on coming out of his house has no fans to interact with, then he will just pass and with the maximum speed and there will be no delay. Alright, so क्या मैं बोल सकता हूँ कि speed of light is maximum in vacuum. Speed of light is maximum in vacuum and वो maximum speed कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर रहा है। स्टोरी क्या है? लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर रहा है। अब वो किधर बेंड करेगा वो तो दूसरी बात है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है रेडियस से डेंसर से वो बात की बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करेगा उसका स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अजीब बात है भैया, आपने अभी बोला कि मैक्सिमम स्पीड है वैक्यूम में। अगर वैक्यूम से किसी भी मीडियम में चला गया, किसी भी मीडियम, ये एयर भी हो, वैक्यूम से एयर में भी जाएगा ना फिर भी थोड़ा सा डिक्रीज, वैक्यूम से वाटर में जाएगा फिर भी डिक्रीज, वैक्यूम से केरोसिन में जाएगा फिर भी डिक्रीज। वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम है, जैसे ही वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएगा स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, इतना तो हमें पता है। मान लेते हैं वैक्यूम से किसी मीडियम में गया, भैया बेंड किधर करा रहे हो? बेंडिंग अभी नहीं देख रहे, तो स्पीड विल डिक्रीज। मान लेते हैं मीडियम में जो स्पीड है उसको हम v से डिनोट करेंगे तो स्पीड तो डिक्रीज होगा। मान लेते हैं डिक्रीज होकर स्पीड कितना हो गया? पहले तो c था, अब हो गया c/2। मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? c. As soon as light enters from vacuum to a particular medium, speed reduces. Let's say it reduces to become c/2.
इफ इट रिड्यूसेस टू बिकम c by 2, पता है ये 2 क्या है, ये 2 क्या है पता है, ये 2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। भैया समझ नहीं आया? और एक इलस्ट्रेशन देखो, अभी समझा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ आपके माइंड में इंफॉर्मेशन फिट कर रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। ये एक सिचुएशन है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं वैक्यूम है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, c। जैसे ही वैक्यूम से किसी एक रैंडम मीडियम में लाइट ने एंटर किया, मान लेते स्पीड हो गया c by 8। वैक्यूम में c था, मीडियम में एंटर करते स्पीड कितना हो गया, c by 8। तो दिस 8 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मान लेते हैं वैक्यूम में c था एंड किसी मीडियम में एंटर करते ही स्पीड तो कम ही होगा, तो c पाई कुछ होगा ना। अगर स्पीड कम होगा तो c अपॉन ही तो कुछ होगा। मान लेते हो गया c अपॉन √2। तो पता है ये √2 क्या है, √2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं क्या फील करा रहा हूं, इसको मिटा के मैं क्या फील करा रहा हूं, एक बार समझना मैं क्या फील कर रहा हूं। मान लेते ये वैक्यूम है ना, एंड ये कोई रैंडम मीडियम है। अगर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c है एंड वैक्यूम से किसी मीडियम में लाइट एंटर करेगा तो स्पीड तो कम ही होगा। मान लेते कम हो गया c by 2, तो 2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लेते वैक्यूम में c है, अगर किसी मीडियम में एंटर करके स्पीड तो कम ही होगा, कम होके हो गया c अपॉन 2.42, कुछ रैंडम वैल्यू। तो ये 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो डोंट यू थिंक कितने फैक्टर्स से लाइट का स्पीड कम हो रहा है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहले c था, जैसे ही मीडियम में एंटर करेगा कम होगा, कितने फैक्टर से कम होगा, हाफ हो गया ना। तो ये 2 नीचे वाला फैक्टर, हाफ नहीं 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c अपॉन में जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c है, जैसे ही किसी मीडियम में एंटर करेगा लाइट, अगर स्पीड हो गया c अपॉन म्यू, तो ये म्यू क्या है, ये म्यू ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस म्यू नीचे है, व्हाट इज दिस म्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, रिड्यूसेस व्हेन लाइट enters from vacuum to any medium। वैक्यूम से किसी भी मीडियम में एंटर करेगा तो स्पीड तो डिक्रीज ही होना है, जिस फैक्टर से डिक्रीज करेगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम। ये सब मिटा रहा हूं, ये बस फील कराने के लिए था। तो व्हाट इज दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किस चीज से डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके आपको फील कराया, बट पूरे जिंदगी भर आपको याद रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का स्पीड को v से लिखते हैं, वैक्यूम के स्पीड को c से लिखते हैं अपॉन म्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला। बट टेक्स्ट बुक्स में कौन सा फॉर्मूला लिखा रहता है, टेक्स्ट बुक्स में म्यू को इधर लेके आया तो म्यू इज c by v। टेक्स्ट बुक्स में ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है एंड वो डायरेक्टली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c अपॉन v। स्टूडेंट्स को फील नहीं आता, मैंने आपको फील कराया, तो फील इसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला ही है एंड इसको साइड चेंज करके तो आप कुछ भी लिख सकते हो। पहले फील कर लो, इसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। ओवर द इयर्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जब स्टूडेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस से डेवलप नहीं करते तो आगे जाके उनको तकलीफ आता है। इसलिए मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज से पहले से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये टर्मिनोलॉजीज कैसे लिखते हैं, अगर लिखा है म्यू तो म्यू तो इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब म्यू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अच्छा, किस मीडियम को फर्स्ट मीडियम बोलोगे, पूरे ऑप्टिक्स में फर्स्ट मीडियम आप उस मीडियम को बोलोगे जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, एंड सेकेंड मीडियम उस मीडियम को बोलोगे जहां पे रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है। ये अपने दिमाग में हिंदी में फिक्स कर लो, जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1
एंड जहां पे रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इंग्लिश में बोले तो μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट्स, μ2 is the refractive index of that medium into which ray of light terminates। आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सो व्हाट इज μ2? μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम कौन सा? जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। फर्स्ट मीडियम मीन्स जहां से रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट्स, जहां से रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट्स। सेकंड मीडियम मतलब जहां पे रे ऑफ लाइट टर्मिनेट्स, जहां पे रे ऑफ लाइट टर्मिनेट्स फाइनली गोज, फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट कम्स इनटू विच रे ऑफ लाइट फाइनली गोज। अब ऊपर μ1 नीचे μ2, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अपॉन जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट मीडियम का नहीं है, μ1 फर्स्ट मीडियम का है, μ2 सेकंड मीडियम का है। अगर μ1 अपॉन μ2 कर दो तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब इसको ना ऐसे भी बोला जाता है, इसको ऐसे भी रीड किया जाता है, दिस कैन बी रेड एज, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये फर्स्ट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो सेकंड को इधर लिखा जाता है। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। कभी आपको बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसा बोला गया तो आप इधर से पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है? फर्स्ट का ही है, किसके रिस्पेक्ट में है? सेकंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, फिर से अगर μ2 अपन μ1 बोले तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकंड का है। सेकंड मीडियम किसके रिस्पेक्ट पे? विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ2 मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो 1 को इधर लिखेंगे। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी से थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंड द फॉलोइंग दिया है, आपको इसका मतलब बताना है। अच्छा, म्यू ग्लास एयर, ऐसे एयर म्यू ग्लास नहीं, देखो क्या म्यू इधर लिखा है ग्लास, इधर लिखा है एयर। कैसे रीड करेंगे? लेफ्ट साइड को छुपा दो, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये तो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी। लेफ्ट साइड को छुपा दो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट पे? वो इधर लिखा रहता है एयर। सो दिस, इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले ऊपर म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर, ये एक फ्रैक्शन है, समथिंग अपॉन समथिंग है, इसको लिखने का स्टाइल ऐसा है। फिर इसको कैसे रीड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में RI बोल रहा हूँ, एग्जाम में प्लीज ऐसे मत करना। अब ऐसे लेफ्ट साइड को छुपा दोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का है, किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या लिखोगे? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, लेफ्ट साइड को छुपा देते, ये किसका? A मतलब एयर, सो दिस इज म्यू A अपॉन म्यू G। पहली बात तो को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ऐसे कभी लिखा है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। अब लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। लेफ्ट साइड छुपा दो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट या सेकंड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कन्वर्ट कैसे करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? लेफ्ट साइड को छुपा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। सो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस टर्मिनोलॉजीज। चलिए अब देखते हैं टू काइंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूलाज देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके भैया खड़े हैं फील कराने के लिए, एक एक करके। टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मन में क्या क्या फिक्स करना है? अगर सिर्फ म्यू लिखा है मैंने, म्यू किसके रेस्पेक्ट में कब कहा कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का। अगर मैंने सिर्फ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब इधर आगे कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो आगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? वैक्यूम है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला कैसे लिया? पाई फील। हमने फील किया था किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालो, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम होगा, तो म्यू क्या होगा? C/V। सो व्हाट इज म्यू? C/V। सो C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and V is the speed of light in medium, and definition क्या है? It is defined as the ratio of किस का रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। अब बताना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा। ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, मतलब म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड नीचे भी मीटर पर सेकेंड, कट गया 1 आ गया, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। सो इट इज अ रेशियो ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज द रीजन नो यूनिट। रीजन आप लिख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ऑलराइट, हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका मीडियम 1 है, कोई भी रैंडम, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 में अगर मैं स्पीड निकालूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज डिनोटेड बाय v, तो मीडियम 1 में स्पीड निकालेंगे तो v1 बोलेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम μ1। लेट्स से मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का μ2 है। मीडियम 2 में अगर स्पीड निकालो v2 इज c अपॉन μ2, आप दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मीडियम 1 के लिए मैं डेफिनेशन अप्लाई करूं, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इक्वेशन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 μ2 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, μ2 बाई μ1, μ2 कितना आ गया c बाई v2 अपॉन c बाई v1। आई थिंक c कट गया, ये अगर घूम जाएगा तो μ2 बाई μ1 इज v1 बाई v2। सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। μ2 बाई μ1 को आपको इंटरप्रेट करना आता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड इसी को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिलेटिव मतलब किसी का रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव मतलब ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू किसी और मीडियम। सो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, बट अगर सिर्फ म्यू लिखा है तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो इसका डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाई μ2 को भी तो बोल सकते थे, बट हम जनरली ऊपर 2 रखना चाहते हैं, नीचे 1 रखना चाहते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो μ2 बाई μ1 इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अदर मीडियम। ओके, ये तो बहुत सिंपल है, ऊपर v1 नीचे v2। ऑलराइट, किसी भी मीडियम का स्पीड अपॉन किसी भी मीडियम का स्पीड, अगर आप μ2 बाई μ1 निकालो तो ऊपर v1 नीचे v2, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड इन मीडियम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप देख सकते हो, c कांस्टेंट है। चलो इतना तो आ गया। अब क्या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा हो सकता है? अगर किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा हो गया, मतलब म्यू मतलब c बाई v का जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। सुनिए, किसी भी मीडियम का म्यू ग्रेटर देन 1, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्रेटर देन 1। सो क्या आ जाएगा, c इज ग्रेटर देन v। क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम से ज्यादा है? बिल्कुल, ये तो करेक्ट है। मतलब हमेशा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होगा। अब इसका उल्टा पूछते हैं, क्या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होगा? अगर म्यू लेस देन 1 है, दैट इंप्लाइज c बाई v लेस देन 1, क्योंकि म्यू का डेफिनेशन इज c बाई v, इधर चले गया तो c इज लेस देन v। अगर म्यू लेस देन 1 है, if mu is less than 1, that implies speed of light in vacuum is less than speed of light in medium, and that is not possible. So एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। Can absolute refractive index of a medium ever be less than 1? So आप ये दिखाना, mu less than 1 मतलब c by v less than 1 मतलब c less than v। अब आप बोलना कि it implies that speed of light in vacuum is less than speed of light in medium. It implies क्या implies करता है? Speed of light in vacuum is less than medium, which is not possible. So किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम कभी भी नहीं हो सकता। Whereas what about relative refractive index? क्या relative refractive index 1 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल।
क्या μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है? बिल्कुल, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 हो जाएगा। क्या μ2 बाई μ1 लेस देन 1 हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो दो रैंडम स्पीड है ना, ऐसा तो कंडीशन नहीं है कि v1 ही ज्यादा होना पड़ेगा, v2 ही ज्यादा होना पड़ेगा। अगर μ2 ग्रेटर देन μ2 अपन μ1 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब μ2 अपन μ1 मतलब v1 बाई v2 ग्रेटर देन 1 मतलब v1 ग्रेटर देन v2 हो सकता है। 1 का ज्यादा 2 का कम, क्योंकि 1 एंड 2 तो कोई हार्ड एंड फास्ट मीडियम नहीं है, बट यहाँ पे तो एक मीडियम को वैक्यूम होना ही पड़ेगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए प्लीज याद रखना, स्टूडेंट्स सिर्फ ऐसे याद रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। अरे बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, बट क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 हो सकता है? यस। ग्रेटर देन 1? यस। इक्वल टू 1? यस। क्योंकि ये दो मीडियम्स कोई भी रैंडम मीडियम्स हो सकते हैं, इसके बीच में कुछ भी रिलेशन आ सकता है। सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Relative refractive index can be greater than 1, relative refractive index can be less than 1, and relative refractive index can be equal to 1. But absolute refractive index can never be less than 1, क्योंकि अगर absolute refractive index less than 1 हो जाएगा, that would imply that speed of light in vacuum is less than speed of light in medium, which is not possible. इतना पहले नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, एक मेंटल फ्रेमवर्क भी आपका क्रिएट करवाऊंगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं। कभी भी फिजिक्स में एक क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए उसका फॉर्मूला देखना पड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब सी तो कांस्टेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आपको बोलना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप सोच सकते हो मन में, भैया ये तो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कैसे दो फैक्टर्स लिखे हैं, रुको समझाता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो फैक्टर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। कौन सा? वैक्यूम के स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? कभी कभी ना ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन नंबर ए दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में वैक्यूम में हमेशा स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सोचिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मतलब मोर इंटरैक्शंस या लेस इंटरैक्शंस? हाँ बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब मोर इंटरैक्शंस एंड शाहरुख खान जी जितने ज्यादा इंटरैक्शंस करेंगे उतना उनका स्पीड कम होगा। हमारा कंसेप्ट जो हमने सीखा समझा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। अच्छा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। टर्न्स आउट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगेन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। सुनिए, फॉर्मूला से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है ना, वो इन टर्न दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो इनडायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जाम में जब आप स्टेट करेंगे तो ये मत बताना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बता तो सकते हो, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, बता तो सकते हो। बट क्योंकि ये इंटर्न ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सिर्फ पूछा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन बताना टेम्परेचर एंड वेवलेंथ कैसे डिपेंड करते थे अभी देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? डिक्रीज। या स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज। आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ऑलराइट, टेम्परेचर अब देखते हैं। अगर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज करूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम क्या होगा? ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता होना चाहिए। ऐसा कोई मैथमेटिकल रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ना तो मैं इस लेवल पे ये आपको समझा सकता हूँ। कुछ टीचर्स ऑथर्स बेकार एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि भैया अगर मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लाइट बहुत ज़्यादा विगोरसली वाइब्रेट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस की वजह से ये होता है, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं समझाना चाह रहा हूँ। ऑल्दो बस अपने मन में एक एनालॉजी के लिए ऐसा सोच सकते हो कि अगर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ज़्यादा कर दूँ तो क्या होगा? इंटरैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? तो लॉजिकली सोचते हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा था, अब मीडियम में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगे, अब वो मेरे साथ उतने इंटरैक्शंस नहीं है। सुनिए, शाहरुख खान जी के सारे फैंस डिसिप्लिन वे के खड़े, वो निकले सबके साथ इंटरैक्ट करेंगे, बट जब वो निकले अगर उनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा बहस हो रही है, इधर उधर हो रहे, तो इंटरैक्शंस करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब उनका स्पीड ज्यादा होगा, वो स्ट्रेट निकल जाएंगे। सो अगर आप तो याद ही रखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इंक्रीज
हो जाएगा, एंड अगर स्पीड इंक्रीज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर मैं पूछूं, अगर मेरे पास दो मीडियम है, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा पूछूं, मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम हॉटर है एंड एक मीडियम कोल्ड है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? जितना टेम्परेचर, मेरे साथ साथ सोचिए, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमेशा इफेक्ट किसके ऊपर देखना पड़ेगा? पहले स्पीड, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायरेक्टली मत देखना, डायरेक्टली मत रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। स्टेप बाय स्टेप, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा। कैसे कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा इंटरेक्शंस या कम इंटरेक्शंस? लेस इंटरेक्शंस। बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना, मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट करने का उनका टाइम ही नहीं है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। आपको एग्जाम में रीजन बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोलना कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। सो अगर हॉटर मीडियम मतलब स्पीड ज्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एंड अगर कोल्ड मीडियम है मतलब स्पीड कम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। सो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। अब देखते हैं वेवलेंथ का। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा। भैया कैसे बोल सकते हो? सुनो, एक रिलेशन है, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक सोर्स फिक्स्ड है तब तक फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट तो कैन आई से स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा, क्या स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, एंड इन टर्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स? टू फैक्टर्स, temperature and wavelength. On increasing the temperature, speed of light increases, refractive index decreases. Again wavelength, on increasing the wavelength, speed of light increases, refractive index decreases. Okay, अगर मैं सारे कलर्स का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे दूं, यहाँ पे विजुअल लिख देते, VIBGYOR, इसको मैं एसएस ट्रिक बोलता हूँ। अच्छे से सुनना, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सबसे पहले आप सोचना वेवलेंथ का क्या होगा। देखिए वायलेट एक्सट्रीम लेफ्ट में है, रेड एक्सट्रीम राइट में है। रेड का वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा होता है, ये तो मेरे मम्मी को भी पता है कि अगर दूर में कोई डेंजर सिग्नल है या दूर से कुछ है तो रेड, वो डेंजर सिग्नल रेड होना चाहिए। एक बार मैं अपने फ्लैट के नीचे था, 11th फ्लोर में रहते हैं यहाँ पे कोटा में, नीचे था, एंड मैं मम्मी को बोल रहा था, मम्मी एक बार आके हाई बोलो, मुझे देखना है कि कौन सा फ्लैट अपना है। तो क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था तो मम्मी ने एक रेड कपड़ा निकाला, एंड ये कपड़ा ऐसे हैंग कर रही थी। थोड़ा बहुत फिजिक्स उनको नहीं आता, बट थोड़ा बहुत आइडिया उनको भी है कि अगर कोई भी कलर नहीं दिखेगा एटलीस्ट रेड दिखेगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, क्या वेवलेंथ इंक्रीज होगा? जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज होगा वैसे ही स्पीड इंक्रीज होगा। वेवलेंथ एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉमा स्पीड विल इंक्रीज, एंड इफ स्पीड इंक्रीजेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। कोई भी 3 पैरामीटर्स में आपको कमेंट करने बोले, फ्यूचर में हम यहाँ पे और भी पैरामीटर्स ऐड करेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने में वेवलेंथ इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। तो अगर मैं आपको रेड एंड वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कराऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, सो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कंपेयर टू वायलेट। आपको एग्जाम में कोई भी रैंडम कलर्स दे दे, सपोज आपको दे दे ब्लू एंड येलो का कंपेयर करके दिखाऊं, आप विजुअल लिख लेना, येलो का वेवलेंथ ज्यादा है मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अकॉर्डिंगली आप कंपेयर कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गया, आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। आपके भैया ने 2 वीडियोस रिलीज किए हैं काफी लंबे लंबे। एक तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट्स अ मिसकंसेप्शन सीरीज। पूरे दुनिया में बहुत सारे टीचर्स को लगता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। भैया सही तो लगता है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको वो दोनों वीडियोस देखना चाहिए। अगर आप ये ईयर के स्टार्टिंग में देख रहे हो, अगर आप लास्ट मोमेंट में हो अभी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डेफिनेशन एंड कॉज मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो 2 वीडियोस है, एक है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, किस चीज़ को रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए। सेकंड इज द एक्चुअल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे बहुत ही घटिया कॉज ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो एक्सेप्टेड है वो लिख लेंगे, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, बट फील के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको फील लेना है तो 35 मिनट का एक डिटेल्ड वीडियो है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट पिन कमेंट में दे दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि बेंड होगा। देखिए बेंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपका बाउंड्री है, अगर ये आपका बाउंड्री या इंटरफेस है एंड लाइट इस बाउंड्री में आके नॉर्मली गिरा, नॉर्मली मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एंड इस पॉइंट में जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल तो जस्ट अलोंग दिस इंसिडेंट रे होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है, 0 है। हाँ, ये इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। आई होप आपको इतना पता होगा। तो इट विल पास अनडेविएटेड। अगर ये इंटरफेस है एंड रे ऑफ लाइट ओब्लिकली तिरछा आके गिरा, तब वो रेयर मीडियम में, जब अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो अभी आपके लिए मन में इतना एक फिक्स कर दूं कि जब हमेशा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, विल इट बेंड? नहीं, वो बेंड कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। कब बेंड करेगा? अगर वो नॉर्मली आके गिरा तो बेंड नहीं करेगा, अगर वो तिरछा ओब्लिकली आके गिरा तब वो बेंड करेगा। अब डेफिनेशन देखते हैं। whenever a ray of light travels from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन जो सिचुएशन है वो सिर्फ तब अराइज करेगा जब मीडियम चेंज होगा। सो जब मीडियम चेंज होगा तो कौन से पैरामीटर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है? जब मीडियम चेंज होगा, देयर इज अ चेंज इन स्पीड, वेवलेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, स्पीड में हमेशा चेंज आएगा। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। वेवलेंथ में हमेशा चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो बेंडिंग बोल रहे हो, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, सिर्फ कब होगा? ओब्लिक इंसिडेंस के लिए, मतलब अगर तिरछा आके गिरा, अगर लाइट नॉर्मली आके गिरा तो वो कतई बेंड नहीं करेगा। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन का मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, स्पीड का चेंज होना, वेवलेंथ का चेंज होना एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लाइट कैसे आके गिरा। अगर लाइट ओब्लिकली तिरछा आके गिरा तो वो हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, अगर लाइट नॉर्मली आके गिरा तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तिरछा के गिरने के बाद भी अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर गया ना, तब भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जो हम आगे देखेंगे। व्हाट इज द कॉज? अगर एग्जाम में पूछा जाए, घटिया एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बस बताना है द कॉज इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट या फिर चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आप बताओ, एंड लाइट पासेस ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। आप बताओ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ओब्लिकली, सिर्फ तब लाइट बेंड करेगा। कॉज ऑफ बेंडिंग पूछे, अगर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, जो घटिया टीचर्स है अगर वो पूछे तो आप क्या बोलोगे? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसका स्पीड चेंज होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, दोनों ही चेंज होता है। आप स्पीड के टर्म्स में सोचो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में सोचो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बोलते हैं, मतलब अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है? भैया समझाने के लिए वो 35 मिनट वीडियो एग्जाम में कभी नहीं आएगा। घटिया टीचर्स ने अगर पूछा, सिर्फ ये बोल देना कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होना या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना का कॉज है रिफ्रैक्शन। नाउ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? सारे मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर्स मतलब स्पीड एंड वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ भी कम, अगर स्पीड ज्यादा तो वेवलेंथ भी ज्यादा। सो स्पीड विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज। और क्या? इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। किसी भी वेव के लिए, लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर जूनियर क्लासेस या फिर क्लास 11 वेव्स चैप्टर से पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। अब ना, जब लाइट किसी भी मीडियम में आकर रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने का मतलब मीडियम का चेंज होना। तो क्या हमेशा 100% रिफ्रैक्शन कर सकते हो? आप बोलोगे मैं पूरा ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लूंगा, जितना लाइट आएगा उतना ट्रांसमिट हो जाएगा। 100% रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हमेशा होगा, कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हमेशा करेगा, क्योंकि नो सरफेस इन दिस यूनिवर्स कैन बी 100% ट्रांसपेरेंट। कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा एंड रिफ्लेक्शन से कुछ लॉस इन एनर्जी होगा। मान लेते जो इंसिडेंट रे है आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका मीडियम है। मान लेते जो इंसिडेंट रे है IR, वो 100 जूल एनर्जी लेके आया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने तो रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहा हूँ तो टोटल 100 जूल सेकेंड मीडियम में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसा नहीं। some part of light will always get reflected. Suppose 1 जूल ऑफ एनर्जी लॉस हो गया तो 99 जूल। तो अगर मैं इंसिडेंट रे IR एंड रिफ्रैक्टेड रे RR, यहाँ पे भी ये टर्म्स मैंने यूज किया है, IR इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे RR,
एंड ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, वो अलग बात है। बट अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी कंपेयर करूँ तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी हमेशा इंसिडेंट से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके अपना एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल ऑल्सो चेंज, एंड अगर इंटेंसिटी चेंज होगा तो क्या एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा? बिल्कुल। बट क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से सोर्स ने लाइट को प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड कलर ऑफ लाइट, जो लाइट का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन? ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्पीड विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, इंटेंसिटी विल चेंज बिकॉज सम पार्ट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। इंटेंसिटी का चेंज होने का रीजन वो है रिफ्लेक्शन है। इंटेंसिटी मतलब लाइट का जो टोटल एनर्जी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इंसिडेंट रे का एनर्जी ज्यादा होगा, रिफ्लेक्टेड रे का एनर्जी कम होगा। एंड फाइनली अगर इंटेंसिटी है तो कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोला जा सकता है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। स्नेल्स लॉ बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे। फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये डस्टर, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all will lie on the same plane, all will lie on the same plane। plane मतलब, plane is a mathematical term, plane मतलब surface। क्या मैं इस बोर्ड को एक प्लेन बोल सकता हूँ? बिल्कुल, बोर्ड एक सरफेस है। क्या इस बोर्ड में आप तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे, एंड लेट्स से ये मेरा नॉर्मल। क्या तीनों को मैंने सेम प्लेन में रिप्रेजेंट किया? हाँ। क्या ऐसा हो रहा है क्या कि कोई एक आउट ऑफ प्लेन आ रहा है? इसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन। मार्कर्स आर इन द प्लेन एंड द पेन इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन। ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्या तीनों को सेम प्लेन में ला सकता है? हाँ। तीन स्ट्रेट लाइंस को आप सेम प्लेन में बहुत इजीली ला सकते हो, बहुत इजीली ला सकते हो। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल कहा टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल हमेशा टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे लिखा है, प्लीज एग्जाम में ऐसे लिखना। कुछ लोग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लिख देते हैं। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखना जरूरी है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करेंगे वो लिखना जरूरी है। सेकेंड लॉ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एज इट इज हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग हाइजेंस थ्योरी से प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको फॉर्मैट्स प्रिंसिपल से प्रूफ करना है, फिर से टाइप करो प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। मेरे चैनल में एक प्रूफ दे दूंगा, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करके, आपको बहुत अच्छे से फील आएगा। ऑलराइट, सो रेशियो अपने सिलेबस में नहीं है ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई अपॉन टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले फर्स्ट लाइन यूज करते हैं, रेशियो लेना है। किस का रेशियो लेना है? साइन थीटा, साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। अगेन दो मीडियम्स है, दो अलग अलग मीडियम्स है। यहाँ पे थोड़ा सा फील करा तो स्पेस है। ये एक मीडियम है, इसमें आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया। दूसरे मीडियम में आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर किया। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आप आई चेंज हो सकता है, आर चेंज हो सकता है, बट क्या कांस्टेंट रहेगा? साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट रहेगा। यही बोला है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। किसके लिए कांस्टेंट? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दो मीडियम्स अगर फिक्स कर लो तो साइन आई एंड साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक्सपेरिमेंटली अचीव्ड फैक्ट है। एंड इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium मतलब नीचे mu1। so this is the mother formula। इसको मैं मदर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन बोलता हूँ। इसी से बाकी फॉर्मूलास आएंगे। एक बार फिर से, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे लिखा है आपके मन में फिक्स होना चाहिए। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिर्फ सेकंड मीडियम नहीं, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ का हमने मैथमेटिकल फॉर्म क्या देखा? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मेरे साथ साथ बोलिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, नहीं सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो साइन आई बाय साइन आर इज mu2 by mu1। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं तो मैं और दो इक्वेशंस अचीव करूंगा इसी से रिलेटेड, एंड तीनों को रिलेट करके क्लब करके एक इक्वेशन बनाऊंगा जो आपको रात को 3:30 बजे भी याद होना चाहिए। अच्छा, मुझे रिलेशन किस चीज का चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्या आप मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट का कोई रिलेशन बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, वी नो। हमें क्या पता है? बहुत कुछ पता है भैया। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब
मुझे क्या निकालना है, मुझे ना यहाँ से म्यू टू बाई म्यू वन अगर मैं निकाल दूँ तो म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू स्पीड के टर्म्स में लिख सकते हो। भैया आपने तो पहले निकाल रखा था म्यू टू बाई म्यू वन इज वी वन बाई वी टू। एक बार फिर से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन निकालूँ, म्यू वन निकालूँ, तो सी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, म्यू वन दो तो सी तो कांस्टेंट वी वन, एंड अगर आप म्यू टू दो, म्यू टू निकालो तो सी तो कांस्टेंट अपॉन वी टू। अब यहाँ से आप म्यू टू बाई म्यू वन निकालो तो इट इज सी बाई वी टू अपॉन सी बाई वी वन। सी कट गया, क्या आपको म्यू टू बाई म्यू वन वी वन बाई वी टू मिल गया? बिल्कुल। सो देखिए साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन कैन बी फर्दर रिटन एज वी वन बाई वी टू। दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पे आते हैं रिलेशन बिटवीन वी एंड लैम्डा। क्या स्पीड एंड लैम्डा के बीच में कोई रिलेशन बता सकते हो? वी नो हमें क्या पता, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट, तो अगर मैं v1 निकालूं क्या वो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 1, अगर मैं v2 निकालूं क्या फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 2, अगर मैं यहाँ से v1 बाई v2 निकालूं तो क्या वो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आ जाएगा? बिल्कुल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अगर इन तीनों इक्वेशंस को पहले इतना नोट कर लो, प्लीज पहले इतना नोट कर लो, अगर 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करें तो क्या आएगा? मिटा दो, देखना। अगर 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करें, सो आज के बाद अगर मैं जब भी बोलूं मदर फॉर्मूला फॉर ऑप्टिक्स, ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा मैं देता हूं, मदर फॉर्मूला फॉर ऑप्टिक्स, क्योंकि इससे बहुत चीजें फील किया जा सकता है। मदर फॉर्मूला के फर्स्ट दो एक्सप्रेशन तो स्नेल्स लॉ, पहले चुपचाप स्नेल्स लॉ लिख दो, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर is mu 2 by mu 1. So sin I by sin R is mu 2 by mu 1. mu 2 by mu 1 स्पीड के टर्म्स में, mu 2 by mu 1 स्पीड के टर्म्स में v1 by v2, and v1 by v2 is lambda 1 by lambda 2। रात को 3:30 बजे याद होना चाहिए, याद रखना बहुत ईजी है, इतना तो याद हो ही गया होगा। अब mu 2 by mu 1, अगर कभी mu 2 by mu 1 है, क्या mu 2 को मैं c by v2 लिख सकता हूँ एंड mu 1 को मैं c by v1 लिख सकता हूँ? c कट गया तो क्या ये v1 by v2 आ गया? क्या ऑन सॉल्विंग v1 by v2 आ गया? क्या v को फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 1 एंड फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 2, क्यों फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, ff कट गया तो ये तो आ गया, यहाँ से क्या क्या समझा जा सकता है? यहाँ से ये समझते हैं कि देखो mu 2 ऊपर है एंड इधर v1 है, सो mu 2 by mu 1 v1 by v2, mu 2 ऊपर है एंड ऊपर v1 है, तो mu and v कैसे रिलेटेड है? mu and v इनवर्सली रिलेटेड है। इससे पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड इनवर्सली रिलेटेड है। अच्छा, ऊपर v1 इधर लैम्डा 1, नीचे v2 लैम्डा 2, 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, मतलब ये दोनों पैरामीटर्स इनवर्सली रिलेटेड है। 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, इनवर्सली रिलेटेड। अच्छा, स्पीड एंड लैम्डा देखो ना, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, ये दोनों फैक्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड है, सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अच्छा, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा को देखूं, सो 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मिटा दो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इधर देख के ही बोल सकते हो। अगर मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करूंगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से और भी कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, सोचने का तरीका दिखा रहा हूँ बस अलग अलग। अच्छा, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 1 को साइन आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन आई, म्यू 1 इंटू साइन आई, म्यू 2 इंटू साइन आर। तो स्नेल्स लॉ को पॉपुलरली ऐसे लिखा जा सकता है, यही है, बस मैंने घुमा के लिखा। ये वाला फॉर्म बहुत पॉपुलर है, म्यू 1 साइन आई, म्यू 2 साइन आई। यहाँ पे म्यू 1 क्या है, मैंने बहुत पहले बताया था, म्यू 1 किस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium from which light comes, light is coming, from which light is coming, originating, and mu 2 is refractive index of that medium from to which light is going, to which light is going। ठीक है, अब याद तो यही वाला रखना, बट कुछ फॉर्मेट्स और घुमा फिरा के दिखाता हूँ। अगर मैं v2 को mu 2 से मल्टीप्लाई करूँ, v2 mu 2, mu 1 v1, देखो mu 1 v1, सो mu 1 विद इन ब्रैकेट्स v1 इज mu 2 v2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है? हाँ, स्पीड चेंज होता है, बट क्या कांस्टेंट होता है पता है?
प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड कांस्टेंट रहता है। क्या μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कम्स आउट टू बी μ2 v2। मतलब आप ये समझ रहे हो कि अगर आपके पास एक मीडियम है, सुनो ना, आपके पास एक मीडियम 1 है जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, स्पीड v1, वेवलेंथ λ1, इस मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, v2, λ2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, उसका स्पीड भी चेंज हुआ, उसका वेवलेंथ भी चेंज हुआ, बट क्या कांस्टेंट है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड इज कांस्टेंट। ऑल्दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड आपस में तो चेंज हो सकता है, ठीक है। और एक μ1 λ1 μ2 λ2, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म्स है, प्रोडक्ट फॉर्म्स में देख सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से अब मैं आपको थोड़ा सा मेंटल रीइंफोर्समेंट कराऊंगा। सुनो, न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले एक बार मदर इक्वेशन बताना, मदर फॉर्मूला फॉर ऑप्टिक्स, sin i by sin r is μ2 by μ1 v1 by v2। न्यूमेरिकल्स का हम अलग लेक्चर लेंगे, बट आपको रीइंफोर्स करा रहा हूँ कि क्या क्या यूज करना है। एक फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऐसे पूछ सकते हैं, एक मीडियम है, इस मीडियम में एंगल आई गिवन है, आर गिवन है, एंड कुछ स्पीड एंड कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 के बारे में मेंशन है। तो अगर डेटा में आई आर एंगल आर μ1 μ2, तो कौन सा रिलेशन? मदर फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे sin i by sin r, यूज sin i by sin r इज μ2 by μ1, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीन चीजें गिवन कर देंगे, आई दे दिया, आर दे दिया, μ2 दे दिया, μ1 पूछ लेगा। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 गिवन है, स्पीड v1 गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 गिवन है, स्पीड v2 गिवन है। कौन सा यूज करोगे? सेकंड पार्ट ऑफ मदर इक्वेशन, दैट इज μ2 by μ1 इज v1 by v2, आंसर आ जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, μ1 गिवन है, λ1 गिवन है, μ2 गिवन है, λ2 गिवन है। μ2 by μ1 हमेशा ऐसे ही याद रखना फॉर्मूला, μ2 by μ1 is λ1 by λ2। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, स्पीड v1 λ1 गिवन है, v2 λ2 गिवन है, तो इन दोनों को क्लब कर दो, v1 by v2 λ1 by λ2, कुछ भी गिवन है। सपोज फिफ्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आई आर गिवन है, v1 v2 गिवन है, तो sin i by sin r को इक्वल किसके लिखोगे? v1 by v2 फाइंड कर लोगे। तो क्या बहुत सिंपली अगर मदर इक्वेशन याद रह जाए तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म, कोई भी ये फॉर्म वो फॉर्म, मैं इतने सारे फॉर्म्स क्यों दिखा रहा हूँ? ऑप्शंस में एमसीक्यू आते हैं ना, ऑप्शंस में तो घुमा फिरा के कुछ भी कर सकता है, पर अगर मेन मदर फॉर्मूला याद है तो क्या सारे फॉर्म्स आप कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, ये नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन रिफ्रैक्शन देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट फॉर्म्स याद दिलाना चाहता हूँ। स्नेल्स लॉ के प्रोडक्ट फॉर्म्स अगर यूज करेंगे ना तो आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छा होगा, एंड याद रखने के लिए वो बेटर है कंपेयर टू दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस तो याद हो गया होगा, sin i by sin r is μ2 by μ1 is v1 by v2 λ1 by λ2। ये तो याद हो गया, ये तो मतलब क्या ही है ये याद करना, क्या ही है? μ2 by μ1 v इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो v1 by v2, v n लैम्डा डायरेक्ट। अब अगर मैं म्यू एन इसको रिलेट करना चाहूँ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो μ1 sin है, सो μ1 इनटू समथिंग इज μ2 इनटू समथिंग, हमेशा फॉर्मेट ऐसा ही है ना। फिर से μ1 इनटू समथिंग, μ2 इनटू समथिंग, अगेन μ1 इनटू समथिंग, μ2 इनटू समथिंग। तो तीन ये ब्रैकेट्स फिल करना है। पहले अगर sin i एंड sin r से, सो μ1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? sin i, μ2 sin r, सो μ1 sin i, μ2 sin r। अगेन μ1 v1 के साथ μ1 v1, μ2 v2, μ1 λ1, μ2 λ2। ये ऐसा ही है कि जब बचपन में आप लोग बॉयल्स लॉ वगैरह, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो P1 v1, P2 v2, सो ऐसे ये प्रोडक्ट फॉर्म्स जो है ये याद करना बहुत इजी है, एंड इससे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सोचना इज इजी कंपेयर टू दैट। मतलब कुछ भी यूज कर सकते हो। अब एक बार रिकॉल करते हैं, इसके बाद मैं और भी प्रोडक्ट फॉर्म्स याद करते चलूंगा, 1, 2 एंड 3 सब। सो μ1 इनटू समथिंग, μ2 इनटू समथिंग, अगेन μ1 इनटू समथिंग। रोज सुबह शाम आपको ये गोली लेनी है, 1, 2 एंड 3, μ2 इनटू समथिंग। बताइए चलते μ1 इनटू समथिंग, μ1 पहले स्नेल्स लॉ, μ1 sin i, μ2 sin r,
μ1 v1 μ2 v2 μ1 λ1 μ2 λ2 एंड मदर फॉर्म तो आपको याद ही है, उससे आप अच्छे से कर सकते हो। ऑलराइट, अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब तक मैंने आपको ऐसा कुछ भी घटिया टीचर्स जैसा नहीं बोला कि रे ऑफ लाइट रेडर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और फ्रॉम द नॉर्मल, सारी चीज़ें हम मैथमेटिकली निकालेंगे। आप सोचना कैसे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। कि एक मीडियम है, ऊपर क्या है रेयर मीडियम है, नीचे क्या है डेंसर मीडियम है। एक बार हम मैथमेटिकली सोचेंगे, उसके बाद हम फील करके देखेंगे। एक रे ऑफ लाइट आके इंटरफेस के ऊपर गिरा, जिस पॉइंट के ऊपर गिरा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आपको हमेशा पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करना है? सो दैट हम सारे एंगल्स मेजर कर पाए। जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक हिंदी में एक आपको डायलॉग बताऊंगा, वो डायलॉग आपको पूरे चैप्टर में यूज करना है। अगर इंटरफेस यहाँ पे तुम ना होते तो क्या ये रे ऑफ लाइट, क्या मैं ऐसे चला जाता? एक बार फिर से, यहाँ पे एक इंटरफेस था, रे ऑफ लाइट आके गिरा, अगर तुम ना होते तो क्या मैं ऐसे स्ट्रेट चला जाता? तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, क्या ये रे ऑफ लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन है? ये तो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, ये तो अगर तुम ना होते, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये जाता। सो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब इधर वो जाना चाह रहा था, बट क्योंकि एक इंटरफेस आ गया अब तो वो बेंड करेगा। ये है अपना नॉर्मल, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और फ्रॉम द नॉर्मल। बचपन से रट रखा होगा कि रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग पहले मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं रेयर मीडियम में स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है, दिस इज v1। ऑलराइट, अच्छा μ1 किसको माने, मीडियम 1 किसको माने? जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है उसको 1 मानना है, जिस पे रे ऑफ लाइट फाइनली जाएगी उसको 2 मानना है। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, स्पीड v1, वेवलेंथ λ1, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कांस्टेंट रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी है। फाइनली जिस पे जाइए आप रैंडमली नहीं मान सकते, ये कन्वेंशन है। सो दिस इज μ2, दिस इज v2, दिस इज λ2 एंड दिस इज f। जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है वो सारे 1, जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है वो है 1। सबसे पहला आपको कमेंट करना है ऑन स्पीड कौन से मीडियम में ज्यादा होगा। आप यूज कीजिए रिलेशन μ1 v1 इज μ2 v2। हमें पता है म्यू एंड वी का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। अब आप बताओ कौन सा ज्यादा है, μ1 ज्यादा है या μ2 ज्यादा है? देखो μ1 ज्यादा है या μ2 ज्यादा है? सो μ1 इज लो एंड μ2 इज हाई, μ2 डेंसर है। सो ये μ1 ये स्मॉल है एंड μ2 ये लार्ज है। अब सुनो ना, दो चीजों का μ1 इंटू v1 का जो प्रोडक्ट है वो μ2 इंटू v2 के इक्वल होना पड़ेगा। अब मैंने जब μ1 से बात किया हूं, बोला मैंने खुद स्मॉल हूं एंड μ2 लार्ज है। अगर v1 भी स्मॉल हो गया तो v2 लार्ज होगा। तो क्या कभी भी स्मॉल इंटू स्मॉल, दो स्मॉल क्वांटिटीज को 2 इंटू 3, तो लार्ज इंटू लार्ज 100 इंटू 100 हो सकता है क्या? इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। अगर μ1 स्मॉल है, अच्छा कैसे पता चला μ1 स्मॉल है? क्योंकि μ1 रेयर है। क्योंकि μ1 स्मॉल क्यों है? क्योंकि μ1 रेयर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम। ऑलराइट, सो इसका मतलब अगर μ1 स्मॉल है तो v1 को लार्ज होना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे v2 को स्मॉल होना ही पड़ेगा। अब देखो स्मॉल इंटू लार्ज, लार्ज इंटू स्मॉल, अब प्रोडक्ट सही रहेगा, है ना? स्मॉल मतलब स्मॉल 2 है, लार्ज 100 है, लार्ज इंटू स्मॉल, लार्ज 100 है, स्मॉल 2 है। देखो बोथ साइड आंसर सेम आ गया। तो ऐसे आपको देखना है, अगर μ1 इज लेस देन μ2, इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 मतलब रेयर मीडियम का स्पीड ज्यादा है, डेंसर मीडियम का स्पीड कम है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो गया, ऐसे देखना है। सिमिलरली वेवलेंथ को देखते हैं, हमें पता है जो हालत स्पीड के साथ होगा वही वेवलेंथ के साथ होगा। फिर भी एक बार मैथमेटिकली देखते हैं, ऑलराइट, वेवलेंथ क्या यूज करेंगे? μ1 λ1 μ2 λ2। अब देखिए μ1 इज स्मॉल, μ2 इज लार्ज। अगर ऐसा है तो λ1 को लार्ज एंड इसको स्मॉल होना ही पड़ेगा, मतलब λ1 इज मोर देन λ2। क्या आप मैथमेटिकली चीजें अच्छे से प्रूव कर रहे हो? बिल्कुल।
समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एंगल्स को, अब एंगल्स, कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। एंगल्स देखिए कौन सा यूज करेंगे, फिर से μ1 sin i, कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएगा बेटा, μ2 sin r। अच्छा μ1 तो रेयर मीडियम है, μ2 तो डेंसर मीडियम है, सो μ1 इज स्मॉल, μ2 इज लार्ज। अगर ऐसा है तो sin i को क्या होना पड़ेगा, लार्ज होना पड़ेगा, sin r को स्मॉल होना पड़ेगा। मतलब क्या, sin i को sin r से ग्रेटर होना पड़ेगा। और sin थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर sin 0 देखो तो 0 है, अगर sin 30 देखो तो हाफ है, अगर sin 90 देखो तो 1 है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे साइन का वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे साइन का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो अगर आज साइन ऑफ एक, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ टीचर साइन ने साइन को मार दिया, वो से काट दिया तो आई ग्रेटर देन आर। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फॉर श्योर साइन ऑफ आई ग्रेटर देन साइन ऑफ आर है। एंड क्योंकि साइन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल इज ग्रेटर देन साइन ऑफ अदर एंगल, साइन रेशियो ऑफ एक एंगल ग्रेटर देन साइन रेशियो ऑफ अदर एंगल, तो इस एंगल आई को आर से ग्रेटर होना ही पड़ेगा, आर से ग्रेटर होना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एंगल ज्यादा है, अगर साइन रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब एंगल ज्यादा भी है। ऑलराइट, बट कॉस में इसका उल्टा होता है। कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कभी भी कॉस आई इज ग्रेटर देन कॉस आर आ गया, आएगा नहीं इस चैप्टर में ऐसा, बट आ गया ना, कॉस आई ग्रेटर देन कॉस आर, कॉस डिक्रीज करता है तो आई इज लेस देन आर, उल्टा होगा। बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया। मतलब आई का वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा, आर का वैल्यू कम, आई का वैल्यू ज्यादा, आर का वैल्यू कम। अगर ये ऐसे स्ट्रेट इसी लाइन में चला गया तो आई और आर तो इक्वल हो जाएगा। अगर ये रे बेंड ही नहीं किया, ऐसे ही चला गया तो आई और आर इक्वल हो जाएगा। आर का वैल्यू कम रखा है तो उसको किधर बेंड करना पड़ेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये फील कराया कि वो क्यों टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब यहाँ पे एक और एंगल डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन की कौन सा है, किस लाइन के अलोंग आप जा रहे थे, क्या ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन है, हाँ, बट आप एक्चुअली कहाँ पे गए, एक्चुअली तो इसमें गए। तो ओरिजिनल एंड एक्चुअल, ओरिजिनल से एक्चुअल का जो एंगल बना, ये कौन से सेंस में बना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अगर ये पूरा एंगल आई है तो इसको भी आई, अगर ये पूरा एंगल आई है तो वर्टिकली अपोजिट पूरा आई होना पड़ेगा। इतू सा अगर आ रहे तो ये रिमेनिंग डेल्टा कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ये पूरा आई है तो इस पूरे को भी आई होना पड़ेगा। इतू सा आर है तो इट इज आई माइनस आर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द न्यू, हमेशा ओरिजिनल से एक्चुअल, ओरिजिनल से एक्चुअल, सो इट इज क्लॉकवाइज। ये 4 पॉइंट फील करो एक बार, 4 पॉइंट फील करो, आ गया। सो स्पीड, वेवलेंथ, एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ऑलराइट, व्हाट हैपेंस टू फ्रीक्वेंसी, व्हाट हैपेंस टू फ्रीक्वेंसी, कोई फॉर्मूलास नहीं बता सकते। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार आपने मैथमेटिकली फील कर लिया, इसके बाद क्या करोगे, अब लॉजिकली। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, सॉरी रेयर से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में मोर इंटरैक्शंस, मतलब स्पीड कम है। अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, एक तो आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। अब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे तो कैसे सोचना है, सुनना। और रेयर से डेंसर जा रहा है, डेंसर मतलब डेंस डेंस डेंस, मोर इंटरैक्शंस, मतलब स्पीड कम होगा। अगर स्पीड कम होगा तो क्या वेवलेंथ भी कम होगा, हाँ। तो स्पीड एंड वेवलेंथ तो कमेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ये तो बहुत सिंपल है भाई। रेयर से डेंसर गया, डेंस मतलब ज्यादा इंटरैक्शंस, डेंस मतलब ज्यादा इंटरैक्शंस, स्पीड कम हो गया, वेवलेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। अब वो पूछेगा आई एंड आर में रिलेशन क्या है, तो मैं इसे बचपन में जब मैं क्लास 8-9 स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, इसको थोड़ा ऐसा फील करता था। मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, और तो अच्छा ट्रिक नहीं है, बाइक चला रहा हूँ, बहुत तेज बाइक चला रहा हूँ। जब मैं रेयर से डेंसर में गया, ऑल्दो ये मास डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, बट ऐसे सोचो, रेयर मीडियम मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, एक एम्प्टी रोड है, एंड डेंसर मीडियम एक क्राउडेड रोड है, ऑल्दो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, बस एक ट्रिक है। रेयर मीडियम एम्प्टी रोड, डेंसर मीडियम क्राउडेड रोड। सो रेयर से डेंसर गया, रेयर एम्प्टी रोड, एम्प्टी से डेंसर मीडियम क्राउडेड रोड, स्पीड कम हो गया, वेवलेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम। फिर से रेयर मीडियम एम्प्टी रोड, डेंसर मीडियम क्राउडेड रोड, जैसे क्राउडेड रोड में गया स्पीड कम हो गया। अब स्पीड कम हो गया, नॉर्मल स्पीड क्या है, बाइक को नॉर्मली कितने में चलाना चाहिए, 40-50 नॉर्मली। तो ऐसा तो नहीं कि नॉर्मली धूम मचा ले 120 में चला रहे। सो जैसे ही मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाऊंगा, सुनना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाऊंगा, रेयर टू डेंसर, तो
रेयर टू डेंसर मतलब एम्प्टी रोड से क्राउडेड रोड, तो मुझे अपना स्पीड कम करना होगा। कम करना होगा मतलब स्पीड को टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके जाना होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे नॉर्मल स्पीड क्या है, कम है या ज्यादा है बाइक? अरे कम है। क्या मैं स्पीड को टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहा हूँ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? पहली बात, जैसे ही मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, कंफ्यूज मत हो, रेयर से डेंसर जा रहा हूँ मतलब एम्प्टी रोड से क्राउडेड रोड जा रहा हूँ। क्राउडेड रोड मतलब स्पीड को कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहा हूँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहा हूँ। आपको घर पे मम्मी क्या बोलती है, ज्यादा स्पीड में चलाओ या कम स्पीड में चलाओ? कम स्पीड में चलाओ। नॉर्मल स्पीड कौन सा है? कम स्पीड। तो अगर स्पीड कम कर रहा हूं तो मैं टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके जा रहा हूं, स्पीड को टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके जा रहा हूं, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा हूं। ठीक, फील? ऑलराइट, एक बार फिर से, बस एक ट्रिक के लिए, बस एक ट्रिक के लिए, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। रेयर मतलब एम्प्टी रोड, डेंसर मतलब क्राउडेड रोड। सुनना, अच्छे से सुनना, जब कोई रेयर से डेंसर जा रहा है मतलब एम्प्टी रोड से क्राउडेड रोड में जा रहा है मतलब स्पीड कम हो गया। स्पीड कम हो गया मतलब वेवलेंथ कम हो गया। फ्रीक्वेंसी पे तो किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, कांस्टेंट है इतना। जब एम्प्टी रोड से क्राउडेड रोड में जा रहे हो तो स्पीड को टुवर्ड्स द नॉर्मल ले रहे हो। स्पीड कम कर रहे हो मतलब स्पीड कम कर रहे हो मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल ले रहे हो, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मम्मी की बात सुन रहे हो, मम्मी ने बोला नॉर्मल स्पीड में चलाना, स्पीड कम कर रहे हो, टुवर्ड्स द नॉर्मल ले रहे हो, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो क्या? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल तो कौन ज्यादा, आई ज्यादा या टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, तो फिर आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर। ऑलराइट, फील कर लोगे, फील कर लोगे, इतना फील कर लो, इतना फील कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उल्टा देखते हैं। ऊपर मान लो डेंसर मीडियम है, नीचे मान लो रेयर मीडियम है। रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर तुम ना होते, अगर इंटरफेस तुम ना होते तो क्या ये लाइट ऐसे चला जाता? तो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब वो फाइनली कैसे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वन किसको मानेंगे? क्या भैया रेयर मीडियम को म्यू वन मान लूं? नहीं, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है हमेशा उसको ही वन मानना है। तो ये है मेरा म्यू वन, ये है स्पीड v वन, ये है वेवलेंथ लैम्डा वन, ये म्यू टू, ये v टू, ये लैम्डा टू। ऑलराइट, अब देखते हैं सबसे पहला क्या कंपेयर करेंगे? स्पीड पहले मैथमेटिकली देखते हैं, जल्दी जल्दी। स्पीड, सो म्यू वन v वन, म्यू टू v टू। अब क्या है, म्यू वन डेंसर है मतलब म्यू वन ज्यादा है, म्यू टू कम है। सो म्यू वन इज लार्ज, म्यू टू इज स्मॉल। अगर ये लार्ज है तो v को क्या होगा, इसको स्मॉल होना पड़ेगा, इसको लार्ज। मतलब v1 इज लेस देन v2। मतलब क्या हो गया, v1 इज लेस देन v2। मतलब जैसे ही डेंसर से रेयर जा रहे हो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, 1 का कम है, 2 का ज्यादा है। पहले मैथमेटिकली प्रूफ कर देते हैं, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख लेंगे। स्पीड है, अब वेवलेंथ के लिए म्यू वन लैम्डा वन, म्यू टू लैम्डा टू। म्यू वन लार्ज है, म्यू टू स्मॉल है, तो इसको स्मॉल होना पड़ेगा, इसको लार्ज। तो मतलब लैम्डा वन इज लेस देन लैम्डा टू। देखिए v1 लेस देन v2, लैम्डा वन लेस देन लैम्डा टू। ठीक है। आई एंड आर को कंपेयर कर लेते हैं। म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। आई होप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे। म्यू वन लार्ज है, म्यू टू स्मॉल है, सो साइन आई को स्मॉल होना पड़ेगा एंड लार्ज। देखिए लार्ज इंटू स्मॉल, स्मॉल इंटू लार्ज। ऑलराइट, मतलब साइन आई मस्ट बी लेस देन साइन आर, मतलब आई मस्ट बी लेस देन आर। आई को कम होना चाहिए, आर को ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तब ना आर ज्यादा होगा। आर इस ओरिजिनल लाइन से मेजर मत करना, आर एंड आई इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो क्या ये तीन चीजें आप कमेंट कर सकते हो बहुत इजीली। फ्रीक्वेंसी तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा। अब ट्रिक से देख लेते हैं, मम्मी ने क्या बताया था, स्पीड कम करना नॉर्मल होता है बेटा, बहुत ज्यादा स्पीड में चलाना एब नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। बेटा कभी भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मत जाना, स्पीड ज्यादा वो मत करना। मम्मी की बातें याद रखना। ऑलराइट, अब क्या देख रहे थे हम लोग, डेंसर से रेयर। राइट, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। डेंसर मीडियम मतलब एक क्राउडेड रोड एंड रेयर मीडियम मतलब एक एम्प्टी रोड। अब आप बताओ क्या क्या होगा। एग्जाम में कभी भी पूछे डेंसर से रेयर, कुछ भी पूछे, ट्रिक से सोचना। डेंसर से रेयर, क्राउडेड रोड से एम्प्टी रोड, जैसे क्राउडेड रोड से एम्प्टी रोड, तो क्या करोगे, स्पीड इंक्रीज करोगे, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करोगे। अगर वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इतना। अब सुनो,
क्राउडेड रोड से एम्प्टी रोड, जैसे ही क्राउडेड रोड से एम्प्टी रोड में जाओगे स्पीड इंक्रीज करोगे। स्पीड इंक्रीज करना मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मम्मी के बातों का आप उल्टा जा रहे हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब आई छोटा आर ज्यादा, देखो आई छोटा आर ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आज, एंगल ऑफ डेविएशन कितना, ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन एंड ये मेरा एक्चुअल डायरेक्शन, सो ओरिजिनल से एक्चुअल इतना, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन आज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ये पूरा आर इतु सा आई, सो ये रिमेनिंग कितना आर माइनस आई, सो आज एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है आर माइनस आई एंटी क्लॉकवाइज। सो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक आई माइनस आर उसमें एंड इसमें आर माइनस आई, एंड हमेशा बता दो हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। उसमें कौन ग्रेटर था, उसमें आई ग्रेटर था तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, इसमें भी आर ग्रेटर था तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर। सेंस आप खुद से देख सकते हो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सो आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से फील आ गया होगा। पहले इनको नोट करो फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो और दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ, ये मेरा रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, आर एंड डी से नोट कर रहा हूँ, एंड एक रे ऑफ लाइट अब नॉर्मली आके गिरा, नॉर्मली आके गिरा। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये रे ऑफ लाइट खुद 90 डिग्री बना रहा है सरफेस के साथ, अगर मैं भी डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, सो नॉर्मल एंड ये रे ऑफ लाइट तो ओवरलैपिंग हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0 डिग्री। तो आज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, इसको भी मैथमेटिकली बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। पहले जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है दैट इज μ1 v1 λ1, μ1 v1 λ1, μ2 v2 λ2। सबसे पहले स्पीड देख लेते हैं। आज स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड के लिए μ1 v1 इज μ2 v2। अच्छा μ1 रेयर मीडियम है, रेयर है, पूरा लिख देता हूँ, रेयर मीडियम है, सो म्यू कम है, इसका म्यू इज स्मॉल, इसका लार्ज, तो v1 ज्यादा होगा v2, v1 इज मोर देन v2, क्वाइट लॉजिकल। रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्पीड तो कम ही होना चाहिए, ओके। वेवलेंथ भी, अब वेवलेंथ फिर से क्यों देखें, तो λ1 इज मोर देन λ2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंगल। आज सोचना μ1 sin i इज μ2 sin r, प्लीज यूज करना, ऐसे यूज करना, इसी फॉर्मेट में यूज करना। μ1 हमें पता नहीं μ1 कुछ भी, sin i मतलब sin 0 डिग्री इज μ2 sin r। क्या sin 0 डिग्री 0 होता है, हाँ, तो ये क्या पूरा LHS 0 हो गया, मतलब 0 इज μ2 इंटू sin r। देखो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, अगर a इंटू बी 0 है तो आइदर a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। बट यहाँ पे देखो अगर कभी ऐसा मिल गया फिजिक्स में आपको मास इंटू वेलोसिटी 0 है, तो क्या बोलोगे मास 0 है, मास तो 0 नहीं हो सकता, मास ने मना कर दिया मैं तो 0 नहीं होऊंगा, तो वेलोसिटी को 0 होना ही पड़ेगा। अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर एक 0 है या दोनों ही 0 है, मतलब m 0 है, v 0 है या दोनों ही 0 है। अब m ने क्या बोला कि मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई 0 नहीं है, तो मैं 0 कैसे हो जाऊँ, m ने मना कर दिया अगर 0 होने से, तो जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसको 0 होना ही पड़ेगा। आज भी स्थिति कुछ ऐसी है कि μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बोल रहा है कि शर्मनाक बात है क्योंकि मेरे खानदान में कोई 0 नहीं हुआ तो मैं तो 0 नहीं हो सकता, μ2 कैन नॉट बी 0, देयरफॉर sin r हैज टू बी 0, देयरफॉर sin r है उसको 0 होना ही पड़ेगा, मतलब r को भी 0 डिग्री, sin r इज 0, मतलब इसको लिख सकते हैं sin r इज sin 0, sin r इज sin 0 डिग्री, मतलब r इज 0 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ मुझे ये बता रहा है कि इट शुड पास अनडेविएटेड, r का वैल्यू भी कितना आना चाहिए 0 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना आना चाहिए 0 डिग्री। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है एंड रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्पीड एंड वेवलेंथ में तो चेंज आएगा ही, जो कि रेयर से डेंसर में आना चाहिए, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विल नॉट चेंज। तो इसी को अगर मैं मिटा के आप नोट कर लेना, फिर से देखो कि आज भी रेयर से डेंसर में जा रहा है, आज भी रेयर से डेंसर बट नॉर्मली इंसिडेंट, रेयर से डेंसर बट रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट, मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो क्या होगा, क्योंकि रेयर से डेंसर है तो इट विल क्या होगा, रेयर से डेंसर, सो स्पीड डिक्रीज होगा, सो वेवलेंथ, रेयर से डेंसर में स्पीड विल डिक्रीज, वेवलेंथ विल डिक्रीज, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट है इसलिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन मतलब इट विल नॉट बेंड, लाइट विल नॉट बेंड।
तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग याद करके बैठे रहते हो कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है इट विल बेंड, रेयर से डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं, अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है बट नॉर्मली इंसिडेंट है तो वो बेंड ही नहीं करेगा। तो ऐसे मत रटो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, वो रेयर से डेंसर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ या ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ। हाँ, अगर रेयर से डेंसर जा रहा है एंड ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर एंड ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट रेयर से डेंसर एंड नॉर्मली इंसिडेंट, रेयर से डेंसर नॉर्मली इंसिडेंट, देन क्या होगा, देन इट विल नॉट बेंड। उल्टा, इसका उल्टा, डेंसर से रेयर, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं यहीं पे दे रहा हूँ, ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ, डेंसर से रेयर बट नॉर्मली इंसिडेंट, तो क्योंकि डेंसर से रेयर, डेंसर मतलब क्राउडेड रोड एंड रेयर मतलब एम्प्टी रोड, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है तो स्पीड तो इंक्रीज होगा, वेवलेंथ तो इंक्रीज होगा, बट लाइट बेंड करेगा, लाइट विल नॉट बेंड, लाइट विल नॉट बेंड। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, 0 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना, 0 डिग्री। तो आई होप आपको स्नेल्स लॉ से रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल डाउट नहीं आएगा। सो दिस इज माय कंक्लूजन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। आप बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब 4th टॉपिक देखते हैं। टॉपिक देख के ये मत बोलना कि भैया ये तो सिलेबस में मेंशनड ही नहीं है। देखिए सिलेबस में अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेंशनड है तो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल एप्लीकेशन है। एनसीईआरटी में मुझे पता है उतने अच्छे से गिवन नहीं है, बट किसी भी दिन कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि आप ना इसको एज अ अलग डिवाइस एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक मत समझो। आप तो बस 2 सरफेसेस में रिफ्रैक्शन करा रहे हो, इतना सोचो। आप मेरे को 5 से 6 मिनट दो, मैं आपको फील करा दूंगा। आपको ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करना आता है, मेरे साथ साथ उसके बाद कर लेना। एंड जो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं मेरे साथ साथ ये फिलअप कर लेना, आपको पूरा आ जाएगा। एक बार रिवाइज करने से डेवलप हो जाएगा। चलो, सो मेरे पास क्या है, आराम से एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है ABCD। इस रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक का कुछ थिकनेस है क्या भैया, हाँ थिकनेस इज T। एक रे ऑफ लाइट, मोर प्रिसाइजली एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट आके गिर रहा है। इस रे ऑफ लाइट का नाम क्या है, PQ। भैया मोनोक्रोमैटिक मतलब, मोनोक्रोमैटिक मीन्स लाइट ऑफ अ सिंगल कलर। इसमें ये व्हाइट लाइट नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ कलर्स नहीं है, क्योंकि अगर मिक्सचर ऑफ कलर्स आया तो फिर तो वो डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्शन एक फिनोमेना, डिस्पर्शन को सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए मैं एक मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ अ सिंगल कलर। सो कलर स्प्लिट होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रे ऑफ लाइट ही मोनोक्रोमैटिक है। कहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ही था, जो हुआ उसी को बताया कि एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब सरफेस AB में क्या हुआ, क्या मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब याद है वो हिंदी में डालो, अगर तुम ना होते, अगर सरफेस AB तुम ना होते तो क्या मैं ऐसे स्ट्रेट चला जाता, क्या दिस इज द ऐसे खींचते दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। फिर से अगर सरफेस AB तुम ना होते तो क्या मैं स्ट्रेट चला जाता, क्या ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है, बिल्कुल। बट क्योंकि अब तुम आ गए जिंदगी में तो मुझे थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। किधर बेंड करूंगा, बाहर कुछ नहीं गिवन तो एयर है, ये तो ग्लास है एंड फिर से बाहर एयर है। तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार मैं एयर से ग्लास में जा रहा हूँ, एक बार ग्लास से एयर। क्या एयर मेरा रेयर मीडियम है, क्या ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है। तो पहली बार जब मैं सरफेस AB में आके गिरा, क्या मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हूँ, बिल्कुल। तो रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम, आई विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। थोड़ा सा मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस में, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, ऑलराइट। सो ऑन द सरफेस AB इट बेंड्स दैट्स द नॉर्मल। सरफेस AB में वो रेयर से डेंसर जा रहा था, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, हमने ऑलरेडी किया है। अगर एक टोटल एंगल I है, इत्तू सा R1 है, तो क्या ये इत्तू सा ओरिजिनल से न्यू, क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 है, क्या डेल्टा 1 I माइनस R1 है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए डेल्टा 1 ओरिजिनल से न्यू, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो दिस इज क्लॉकवाइज। चलो अब वो सरफेस CD में आके गिरा, क्या सरफेस CD में मुझे और एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, ऑलराइट। अब सरफेस CD में वो किधर जाएगा, वो डेंसर से रेयर जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कि ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है। जो रे आके गिरा PQ इसको R एंड इसको S मान लेता हूँ। तो क्या RS मेरा इमर्जेंट रे है, PQ क्या है, PQ इज द इंसिडेंट रे IR, RS
इज द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट क्यों बोल रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टेड रे क्यों नहीं बोल रहे हो भैया, एक्चुअली वो रिफ्रैक्टेड रे ही है, रिफ्रैक्टेड रे ही है, बट जो रिफ्रैक्टेड रे फाइनली ग्लास ब्लॉक से निकल गया उसको मैं इमर्जेंट रे बोल रहा हूँ। सो इस वाले एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस के लिए, R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस, या फिर अगर आप ग्लास ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बोलो इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सेकंड सरफेस। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है कि R2 को क्या बोलना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो नजरिया की बात है, अगर आप ऊपर का कुछ भी ना मानो, सिर्फ एक सरफेस मानो, तो R2 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस के लिए। बट अगर आप ऐसे बोलो कि ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस, किस एंगल में इमर्ज हो रहा है, एंड अंदर वाले दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस एट फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस है। बस नजरिया की बात है, टर्मिनोलॉजीज की बात है, देयर इज नथिंग टू वरी। ऑन द सरफेस CD इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 कितना है, इतना सा R2, ये E, तो आई थिंक E माइनस R2 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखना चाहोगे, अगर तुम ना होते तो क्या ये ऐसे स्ट्रेट चला जाता, दिस इज डायरेक्शन, सो जाना चाह रहा था इधर, क्या इधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इतना सा, ये पूरा सा ये R2, तो मैंने थोड़ा ज्योमेट्री यहाँ पे कम दिखाया है, दिस इज इट। अब क्या आपको नहीं लगता कि AB एंड CD पैरेलल सरफेस है? सो क्या बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट पैरेलल सरफेसेस? बाय ज्योमेट्री आप क्या बोल सकते हो, ज्योमेट्री के लिए आप बोल सकते हो क्योंकि AB जो सरफेस है वो CD के पैरेलल है, इसके लिए ये जो R1 एंड R2 जो एंगल है ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, तो क्या मैं R1 को इक्वल टू R2 बोल सकता हूँ एंड दोनों को मैं कंबाइनली R बोल देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो अंदर ही अंदर R हो गया। क्या ये बाहर वाले I एंड E भी आपस में इक्वल होंगे? यस, I एंड E भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, R1 एंड R2 इक्वल क्यों हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड ये जो इमर्जेंट रे है PQ, सॉरी इंसिडेंट रे है PQ एंड इमर्जेंट रे है RS, क्या ये भी आपस में पैरेलल होंगे? सो PQ इज पैरेलल टू RS। तो ज्योमेट्री से मैं 4 चीजें बता सकता हूँ एंड अब तक जितना हो गया मैं समराइज करता हूँ। एक रे ऑफ लाइट PQ आके गिरा, PQ का नाम क्या है, इंसिडेंट रे आके गिरा एट द फर्स्ट सरफेस, क्या होगा उसके साथ, वो रेयर से डेंसर में जा रहा है, एट द फर्स्ट सरफेस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, I माइनस, अब तो मैंने इसको R ही बोल दिया, पहले मैंने R1 समझाने के लिए बोला था, बट R1 एंड R2 तो इक्वल है, तो इसको मैं R बोल देता हूँ क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा, एट द सेकंड सरफेस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, E माइनस R2 को मैं R बोल देता हूँ। अब बाय ज्योमेट्री क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स? क्या I एंड E एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है? रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में जितने एंगल में इंसिडेंट करोगे उतने एंगल में इमर्ज होंगे। सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो क्या इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल है? हाँ, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। तो अगर मैं इधर बोलूँ, इस पॉइंट को बोलूँ कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। अब एंगल ऑफ डेविएशन एट बोथ द सर्फेसेस, बोथ द सर्फेस में एंगल ऑफ डेविएशन, एक सर्फेस में I माइनस R क्लॉकवाइज, दूसरे सर्फेस में E माइनस R एंटी क्लॉकवाइज। I एंड E भी तो बराबर है ना, तो क्या ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सरफेस में इक्वल हो गए? बिल्कुल इक्वल हो गया। आप थोड़ा सा क्लमजी हो गया डायग्राम, मैं लास्ट में एक और बार ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ बोथ द सर्फेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों? एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। इक्वल कैसे? I एंड E इक्वल, R एंड R तो इक्वल। ऑलराइट, सो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास 10 में था, एक बार ICSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अ रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट, व्हाट इज द नेट एंगल ऑफ डेविएशन? अरे फर्स्ट सरफेस में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, सेकंड सरफेस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। फर्स्ट सरफेस में जितना टुवर्ड्स द नॉर्मल, सेकंड सरफेस में उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे फाइनली पैरेलल होगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा। एंड लास्टली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस के बीच में, बिटवीन द इमर्जेंट रे, ये है मेरा इमर्जेंट रे, एंड ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या ये डॉटेड लाइन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है? इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। पहले आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, किस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है?
क्या ये मेरा इमर्जेंट रे है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। इतना नोट कर लो। ये डायग्राम एक बार फिर से दे दूंगा, एक बार फिर से ड्रॉ कर दूंगा एंड समराइज कर दूंगा। मिटा दूँ, इतना सा पोर्शन मिटा दूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं, मैं मिटा दूँ। ऑलराइट, एक बार फिर से अब मेरे साथ साथ सारे पॉइंट्स भी हम लोग रिकॉल कर लेंगे। हाँ, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या था, ए बी सी डी, ओके। अब पॉइंट नंबर 1, अब मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, देखो मेरा पर्पस सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको याद भी हो जाना चाहिए यही पे। और अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पॉइंट नंबर 1 हो गया। ऑन द सरफेस AB उसके साथ क्या होगा देख लेते हैं। इधर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इधर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर AB तुम ना होते तो क्या ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चला जाता। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, देखो इधर मार्क की था, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। और रेयर से डेंसर जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कितना, ये R है, क्या ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है, I माइनस R। परफेक्ट। ऑन द सेकेंड सरफेस अगर इधर नॉर्मल ड्रॉ करूं, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मेरा इमर्जेंट रे है PQ RS। अगर इतु सा R तो क्या ये भी R, कौन सा, एंड क्या ये E। सो ऑन द सेकेंड सरफेस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना हो गया। ये वाला पॉइंट डायरेक्टली देख लो, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सरफेस। सो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ बोथ द सरफेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए नेट एंगुलर डेविएशन 0। नेट एंगुलर डेविएशन 0 मतलब जितने एंगल में इंसिडेंट हुआ क्या उतने एंगल में इमर्ज हुआ। हाँ, क्या अंदर ही अंदर दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस भी इक्वल थे। हाँ, क्या दोनों एंगल ऑफ डेविएशंस भी इक्वल थे। हाँ, मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, बट एक क्लॉकवाइज था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था। क्या नेट एंगुलर डेविएशन 0 था, बिल्कुल। एंड फाइनली ये जो मेरा इमर्जेंट रे है एंड ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, क्या इनके बीच में हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए एक सब टॉपिक देखते हैं। अब जब मैं ओरिजिनली क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना फर्स्ट टाइम, ऑल्दो ये सब चीज़ें NCERT में गिवन नहीं है, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं इनको डिराइव करके एक डेंजरस सा फॉर्मूला डिराइव करके कराता हूँ। आपको थोड़ा सा फील दे देता हूँ, कभी अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत आपके साथ ट्विस्ट एंड टर्न कर पाए, क्योंकि बोर्ड्स कभी कभी ऐसा कर लेता है, बहुत रेयर केसेस में, तो आप प्रिपेयर रहो। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल शिफ्ट, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। कैसे, सबके साथ अगर ये सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा। मतलब अगर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इंक्रीज हो गया तो क्या लैटरल शिफ्ट LS, क्या लैटरल शिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल। जितना मोटा स्लैब उतना ज्यादा लैटरल शिफ्ट। कैसे याद रखोगे, याद मत रखो, थोड़ा फील कर सकते हो। अगर पतला स्लैब है तो ऐसे आके गिरा, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ, ये ओरिजिनल डायरेक्शन, इतना सा लैटरल शिफ्ट। थोड़ा इसी स्लैब को, ये वाला लाइन ऐसे, इसी स्लैब को अगर थोड़ा मोटा कर लो तो देखो ऐसे आके गिरा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये मेरा न्यू डायरेक्शन है, देखो इतना सा लैटरल शिफ्ट। डायग्रामेटिकली देख सकते हो, थिकनेस बढ़ेगा तो लैटरल शिफ्ट बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या उतना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। अगर उतना ज्यादा लाइट को बेंड करेगा तो ये वाला लाइट ज्यादा बेंड होगा, तो थोड़ा दूर रहेगा, लैटरल शिफ्ट। मतलब एक ये स्लैब है, एक ये स्लैब है, इक्वल थिकनेस का, इस पे आके गिरा, सुनना अच्छे से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है तो इसका उतना ज़्यादा बेंड नहीं हुआ, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये कम बेंड हुआ एंड ऐसे, तो देखो लैटरल शिफ्ट ये। अब ये सेम एंगल पे आके गिरा, ये दिस इज माय ओरिजिनल डायरेक्शन, ये बहुत ज़्यादा बेंड कर लिया इसने, तो देखो लैटरल शिफ्ट ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा रफ फील करा रहा हूँ, आप अगर नहीं करना चाहते हो तो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस देन lateral shift decreases, increases, I'm very sorry, lateral shift increases. Alright, if angle of incidence, इसको फॉर्मूले से फील कर सकते हैं, अभी के लिए याद रख लो, lateral shift increases, ठीक है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी उल्टा फैक्टर पूछे, सपोज वो पूछे क्या, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कभी भी ऐसे याद मत रखना, अपना जो विबजियोर है, विबजियोर देख लो, VIB GYOR, ऐसे कभी कभी
थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे कि विबजियर लिखा है किसी पेपर में एंड सारे कलर्स, सारे जो लेटर्स हैं अपने कोरस्पॉन्डिंग कलर में है, मतलब वी वायलेट कलर में लिखा है, आई इंडिगो कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, वाई जो लेटर है वो येलो कलर में, ओ जो लेटर है वो ऑरेंज कलर में, आर जो लेटर है, इसके ऊपर अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक रखूँ तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा रेज्ड होगा, सबसे ज़्यादा रेज्ड होगा, रेज मतलब लेटरल शिफ्ट कौन सा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होगा मतलब स्पीड इंक्रीज होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने से लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होता है, तो वेवलेंथ का फैक्टर कैसे देखें, if wavelength increases imply refractive index decreases। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो क्या लेटरल शिफ्ट भी डिक्रीज करेगा, हाँ बिल्कुल। सो वेवलेंथ बनने से लेटरल शिफ्ट डिक्रीज करेगा। अगर आप लेटरल शिफ्ट कंपेयर करो, वेवलेंथ बनने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट भी कम हो जाएगा, मतलब लेटरल शिफ्ट रेड का कम है, वायलेट कलर का ज्यादा है। सो अगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इफ all the letters of VIBGYOR are written in their corresponding color, मतलब V is written in violet, O, I in indigo, B in blue, and a rectangular glass slab is placed on them, which color will be raised the most? Violet will be raised the most. All right, so I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन रिफ्रैक्शन। ये अब ये मत सोचिए कि मैं इमेज फॉर्मेशन वो मिरर या लेंस खुद से करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नाम ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में टॉपिक का नाम बहुत ही घटिया है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। पहली बात, आई पर्सनली डोंट लाइक द टर्म रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, क्योंकि डेप्थ से कुछ फील नहीं आता। हमें ना इसको आरडी एंड एडी बोलना चाहिए, बट रियल डिस्टेंस एंड अपरेंट डिस्टेंस। देखिए डेप्थ एंड हाइट दो वर्ड यूज करेंगे एंड डिस्टेंस इज अ जनरल वर्ड। हमेशा मेरे पास इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस रहेगा। अगर इंटरफेस से नीचे जा रहा हो तो डेप्थ, ऊपर जा रहा हो तो हाइट। अर्थ से ऊपर हाइट, नीचे डेप्थ। बट हाइट एंड डेप्थ both can be generalized using a term called distance. So my topic is real and apparent distance. मैं आपको एज अ क्विज दो सिचुएशंस देना चाहता हूँ एंड पूछना चाहता हूँ कि एक बार मैंने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा एंड उसको देखा गया, ऑब्जर्वर कहाँ है, रेडर मीडियम में, तो क्या होगा। एंड एक बार ऑब्जेक्ट को रेडर मीडियम में रखा एंड व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम, एंड यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों का फील लिया है। तो पहले आप कुछ मत कीजिए, मेरे फील को देखिए, डायग्राम को देखिए, उस हिसाब से आप बताना कि क्या है। एंड एक बात याद रखना कि अगर ये आपका इंटरफेस है तो इंटरफेस से नीचे जाओगे तो डेप्थ यूज करना, ऊपर जाओगे तो हाइट यूज करना। तो एक बार देखते हैं कि क्या है। मान लेते हैं ये अपना इंटरफेस है। पहला सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं, ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम, तो हमेशा नीचे डेंसर ऊपर रेडर। मैंने दोनों सिचुएशन में ऐसे माना है, नीचे डेंसर ऊपर रेडर। ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम, कैसा ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को, डेंसर मीडियम, व्यू फ्रॉम रेडर मीडियम, मतलब इस पूरे रेडर मीडियम में ऑब्जर्वर है, पूरे रेडर मीडियम में ऑब्जर्वर है। यहाँ पे पूरा ये आई है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, हमेशा क्या करना, एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली ड्रॉप करना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको पता होगा दो रे ऑफ लाइट चाहिए। एक रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलरली ड्रॉ करोगे, सो अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द इंटरफेस परपेंडिकुलरली, क्या होगा, रिट्रेस कर जाएगा पाथ। अरे नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन में होता है। सुनो ना, कंफ्यूज मत हो। रिफ्लेक्शन में एक रे ऑफ लाइट आया तो रिफ्लेक्ट हो गया, ये तो बाउंड्री है ना, तो क्या हो जाएगा, अनडिवाइडेड चला जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिफ्लेक्शन से कंफ्यूजन मत होगा। सो इट विल पास अनडिवाइडेड, ये चुपचाप ऑब्जर्वर की आंखों में चला गया। ओके, एक दूसरा रे ऑफ लाइट मैंने थोड़ा सा तिरछा लिया। अब क्या होगा उसके साथ, इसके लिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ किया, सो ये डेंसर से रेडर जा रहा है, डेंसर से रेडर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब ये मेरा एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरा एक रिफ्रैक्टेड रे। अगर दोनों रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करूँ, तो यहाँ पे आके मीट करता है, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा इमेज है। तो क्या मैंने एक प्लेन, टॉपिक का नाम क्या लिया था, इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन। कहाँ से, प्लेन सरफेस से। एक प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट उसका इमेज यहाँ पे बना। मतलब अगर यहाँ पे फिश होता, अगर ये पानी ब्लू है, पानी होता, सोचो ना, ब्लू है, पानी डेंसर है। अगर एयर से देखो, ये नेचुरली आप देख सकते हो कि एक एक्वेरियम ले लो, एक्वेरियम में या पॉन्ड में अगर आप ऊपर से देखो तो आप तो रेडर मीडियम में हो
एंड पानी तो डेंसर मीडियम है, तो जब डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट आपके आंखों तक आएंगे तो रिफ्रैक्शन की वजह से, रीजन क्या है ऐसा होने का, रिफ्रैक्शन की वजह से इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा जो मछली जो आपसे बहुत दूर है वो थोड़ा सा रेज्ड है, सो ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम viewed from रेयर मीडियम appears to be at a depth, देखो क्या इंटरफेस से नीचे है तो इन दोनों को हम डेप्थ बोलेंगे, डेप्थ appears to be at a depth लेस देन रियल डेप्थ या मोर देन रियल। देखो सारे डिस्टेंसेस, देखो मैंने RD एंड AD बोला है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डिस्टेंस एंड एपरेंट डिस्टेंस, डेप्थ मत बोलना। अब इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज RD रियल डिस्टेंस एंड इंटरफेस से इमेज का डिस्टेंस इज एपरेंट डिस्टेंस। एपरेंट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअली इतने डिस्टेंस में है, हमें लग रहा है इतने डिस्टेंस में है, या फिर डेप्थ के टर्म्स में सोचो तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इतने डेप्थ में हमें लग रहा है, सो इट अपीयर्स टू बी एट अ डेप्थ लेस देन रियल डेप्थ। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला देखते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ये रहा ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ये रहा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। सो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आगे स्ट्रेट गिरा, ये मेरा इंटरफेस था तो वो चुपचाप ऐसे चला गया। ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे ऑफ लाइट तिरछा आया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा हमेशा। अब बताओ रेडियस से डेंसर जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो क्या वो कुछ यहाँ पे मिलेगा। अब क्या ये आपका इंटरफेस है, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रियल डिस्टेंस, इंटरफेस से इमेज का डिस्टेंस एपरेंट डिस्टेंस। तो आपका आंख तो यहाँ पे है, तो जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो आपसे दूर दिख रहा है, उसका हाइट इंटरफेस के ऊपर तो हाइट बोलेंगे। एंड ऑब्जेक्ट केप्ट इन रेडर मीडियम व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ हाइट मोर देन रियल हाइट। तो सिचुएशन में ऐसा बोला जाता है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा आप दोनों जगह RD एंड AD वाले टर्म्स यूज करो। सो दिस इज माय सिचुएशन, इतना फील करके लिख सकते हो। एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ डेप्थ लेस देन रियल डेप्थ। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ हाइट मोर देन रियल हाइट। अब ये AD एंड RD के बीच में हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स सिलेबस में है जो हम करेंगे। अब देखना जिस कौन से को μ1 मानेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट। μ1 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है, तो रे ऑफ लाइट क्या इस सिचुएशन में डेंसर से ओरिजिनेट कर रही है, तो यहाँ पे डेंसर इज μ1 एंड रेयर इज μ2। ऐसे मत रखना कि रेयर μ1 होता है डेंसर μ2 होता है, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है। सेकेंड वाले सिचुएशन में रे ऑफ लाइट किससे आ रही है, ऑब्जेक्ट इसमें है तो रे ऑफ लाइट इससे आ रही है एंड इस पे जा रही है, तो आज ये μ1 आज ये μ2, एंड इन दोनों केसेस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा μ1 इंटू समथिंग एंड μ2 इंटू समथिंग। अब क्या ऐसे टाइप के फॉर्मूले हमने पहले भी देखे, 1 2 3 फिलअप कर दो, 1 2 3 μ1 इंटू समथिंग μ2 इंटू समथिंग, μ1 इंटू समथिंग μ2 इंटू समथिंग, μ1 इंटू समथिंग μ2 इंटू समथिंग। आज आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला आने वाला है। पहले स्नेल्स लॉ, μ1 sin i, μ2 sin r, μ1 v1 μ2 v2, μ1 लैम्डा 1 μ2 लैम्डा 2। अब μ1 एक बार आपको RD से फिल करना है, एक बार AD से फिल करना है। सो μ1 पहले कौन आता है, पहले A आता है या पहले R आता है, पहले A आता है, तो μ1 AD μ2 RD, याद रहेगा ट्रिक, दिस इज द रिलेशन। बट बस μ1 μ2 अच्छे से पुट करना। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स अपने सिलेबस में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको पता है मेरा टीचिंग स्टाइल, पहले मैं थ्योरी देखता हूँ उसके बाद में न्यूमेरिकल, तो आप ये सारे प्रोडक्ट फॉर्मूलेज में इसको भी ऐड कर लो। μ1 AD μ2 RD हमेशा याद होना चाहिए। AD by RD ऐसे याद मत रखना एग्जाम में, AD by RD μ2 by μ1 था या μ1 by μ2 था, वो दिमाग से निकल जाता है। कुछ बातें इस फॉर्मूला के बारे में याद रखें। μ1 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है, μ2 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है। इस सिचुएशन में डेंसर से आ रही है तो μ1 डेंसर का, ये रेयर का। इस सिचुएशन में रेयर से आ रही है तो μ1 μ2। AD एंड RD कहाँ से मेजर्ड है, इंटरफेस से मेजर्ड है। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट
का पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, एक्चुअल पोजीशन शिफ्ट नहीं हुआ बट अपरेंटली इमेज यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे इन द फर्स्ट सिचुएशन अगर मैं शिफ्ट निकालूं, शिफ्ट कितना होगा, ये रियल डिस्टेंस, ये अपरेंट डिस्टेंस, तो शिफ्ट कितना होगा, क्या इतना सा शिफ्ट है, तो शिफ्ट इज आर डी माइनस ए डी, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर। इस सिचुएशन में शिफ्ट कितना है, इसमें ए डी ज्यादा है, आर डी कम है, तो शिफ्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस इज शिफ्ट, शिफ्ट कितना हो जाएगा, ए डी माइनस आर डी। आई होप पहले इतना आप लिख लो, पहले इतना लिख लो, एक बार फिर से फील करा देता हूँ, फिर से फील करा देता हूँ, देखो लिख लिया इतना, अब देखना, अब देखना, ओके, ये रेयर, ये डेंसर, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेयर में है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आया, चुपचाप ऐसे चला गया, ऑब्जेक्ट से दूसरा रे ऑफ लाइट आया, देखो मैं कितना कंफर्टेबल हूं, कितना कॉन्फिडेंट हूं, डेंसर से रेयर जा रहा है और फिर नॉर्मल चला गया, ये मेरा इमेज, क्या इमेज शिफ्टेड है, हाँ, इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रियल डिस्टेंस, इंटरफेस से इमेज का डिस्टेंस अपरेंट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस इज शिफ्ट, तो शिफ्ट कितना, आर डी माइनस ए डी। सो आई होप आपको याद रहेगा, दूसरा आप खुद ड्रॉ करके बोल सकते हो, ऑलराइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला क्या है, ए डी एंड आर डी, म्यू वन म्यू टू को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या है, म्यू वन उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे रे ऑफ लाइट आ रही है, म्यू टू उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे रे ऑफ लाइट जा रही है, एंड म्यू वन इंटू समथिंग, म्यू टू इंटू समथिंग इज द फॉर्मूला, पहले ए डी उसके बाद आर डी। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो नेक्स्ट क्लास में इससे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। एक बुरा विचार आता है स्टूडेंट्स के मन में कि भैया ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिर्फ तब शिफ्ट होगा जब ये ऑब्जर्वर बिल्कुल नॉर्मली सिचुएशन को देख, नहीं, जब ऑब्जर्वर, मतलब ऐसे सुनो, क्वेश्चन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट था कहां पे, टेंसर पे, ये रेयर पे, मान लेते हैं जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल नॉर्मली सिचुएशन को देख रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आया, डायरेक्ट उसके हाथ में घुस गया, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आया, डायरेक्ट उसके हाथ में घुस गया। अगर वो नॉर्मली देख रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कोई शिफ्ट आएगा, स्टूडेंट्स बोलते हैं शिफ्ट नहीं आएगा, अरे गधो, शिफ्ट तो फिर भी आएगा, क्यों, क्योंकि क्या सिर्फ एक रे आप ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंचा सकते हो, यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ रे, अब बोलोगे भैया ये वाला रे तो पहुंच ही नहीं रहा, अरे वो तो आप एंगल बहुत ज्यादा दे रहे हो ना, एक रे इधर गिर रहा होगा, थोड़ा शिफ्ट हो रहा होगा, पहुंच तो रहा ही होगा, सिर्फ एक रे से आप सिचुएशन को डिफाइन नहीं कर सकते, इसी इतने से डिस्टेंस में मिलियंस ऑफ रे है जो ऐसे 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 जाके पहुंच रहे हैं, सबको मीट कराओगे तो यहां कुछ आके मीट होगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ऑब्जर्वर कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर अगर नॉर्मली देखे फिर भी शिफ्ट होगा, अगर ओब्लिकली देखे फिर भी शिफ्ट होगा। सो कंसेप्ट इज, जब तक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में है तब तक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में शिफ्ट आएगा, ऑब्जर्वर अगर नॉर्मली देखे फिर भी शिफ्ट आएगा, अगर तिरछा होकर देखे फिर भी शिफ्ट आएगा। सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट will appear to be shifted, सिर्फ कंडीशन क्या है, to be shifted as long as object and observer are in different mediums. Shift does not depend on relative position of observer with respect to object। इसका मतलब समझ में आ रहा है, शिफ्ट इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जर्वर सिचुएशन को तिरछा होकर देख रहा है या नॉर्मल होकर देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर नॉर्मल, ये लिखने के बाद भी स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं क्योंकि वो ऐसे ही फ्रेम करता है कि एक ऑब्जर्वर नॉर्मली दिख रहा है, अब शिफ्ट होगा क्या, स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं, अरे यार फिर भी शिफ्ट होगा, लिख देता हूँ। इवन इफ ऑब्जर्वर व्यूज द सिचुएशन नॉर्मली, even if observer views the situation normally, position
will still be shifted. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्रिटिकल एंगल एंड उसके आगे के पार्ट्स, दैट इज लेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस वाज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो. ऐसा नहीं है कि इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चंस बहुत आते हैं. आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क बना के चलना है. हर एक पॉइंट को अच्छे से अगर आपने नोट कर लिया, समझ लिया, तो देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय.